वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूं और यहां पर हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। यूपीजी के यानी उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित अब प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी भविष्य में, ऐसा अंदाजा लगता है। और आयोग का जो आगे का कदम है, आपने देखा कि वैकल्पिक विषय हटा दिया गया है और उसके स्थान पर 2 प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है जो कि यूपी स्पेशली हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियां वहां पर पूछी जाएंगी। तो वो मुख्य परीक्षा का जो आकार प्रकार है उसमें परिवर्तन हुआ है, जो कि आपके लिए सकारात्मक ही है। साथ में जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें भी संभावना है कि प्रश्नों की संख्या बढ़े। तो इसके चलते आपको बेहतर तैयारी करके जाना चाहिए और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा फ्री इनिशिएटिव है, इसमें हम पूरे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान को ठीक से कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज को देखने का प्रयास करेंगे जो कि परीक्षा उपयोगी हो सकती है। तो अवश्य ही इस वीडियो को देखिएगा, ये आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो पीडीएफ आप देखेंगे, मतलब जिसके आधार पर वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, वो पीडीएफ आपको मिल जाए, साथ में कोई हर समय आपको गाइड करने वाला व्यक्ति रहे, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाए, मतलब आपको कहीं अन्यत्र न जाना पड़े, एक स्थान पर सब कुछ मिले, तो उसके लिए आप हमारे पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ संपर्क के लिए कुछ मोबाइल नंबर दिए हुए हैं जिन पर कि आप संपर्क करके जानकारी पूछ सकते हैं, मतलब प्रक्रिया पूछ सकते हैं कि कैसे जुड़ना है। सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। और किसी भी क्षेत्र विशेष या प्रदेश के बारे में जब आपको पढ़ना होता है, या फिर देश के बारे में ही क्यों न पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए नक्शा यानी मानचित्र। और मानचित्र से हमें बहुत सारी बातें पता लगती हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये मानचित्र जो है ये असल में चित्र ही होता है। रंग बिरंगा यहाँ दिया हुआ है तो देखने में आकर्षक है और समझने में बढ़िया है। तो एक एक करके देखेंगे। पहले जो जिले अंदर हैं उनको नहीं देखेंगे, पहले जो बाहर वाले पड़ोसी हैं उनको देख लेते हैं। तो पड़ोसियों के लिहाज से अगर उत्तर से हम शुरू करें, उत्तर दिशा से शुरू करें, इसमें दिशा तो आपको मालूम हो रही है ना, ये यहाँ ये इंडिकेटर बना हुआ है, इसमें उत्तर दिशा देखिए, इधर है हिमालय और इधर आपका पश्चिम है, इधर आपका पूरब है और नीचे की तरफ दक्षिण है। इस तरीके से है। अपना देश जो है वो चतुष्कोणीय आकृति का है और उत्तर प्रदेश उसी का हिस्सा है। तो उत्तर में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड और नेपाल चिपके हुए हैं हमसे, मतलब इनका जो बॉर्डर है वो हमसे लगता है। नेपाल की भी सीमा लगती है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर पश्चिम में चले आए, मतलब उत्तर पश्चिम मिलाकर एक कोने के तौर पे देखें, तो हरियाणा यहाँ से लगा हुआ है। यहाँ देखें आप, ये वाला हरियाणा हिंदी भाषी राज्य, और राजस्थान की सीमा भी हमसे लगती है। नीचे है मध्य प्रदेश, जो कि एक बड़ा क्षेत्र हमारा घेरे हुए, नीचे से दक्षिणी सीमा जो है वो लंबी सी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और बिहार राज्य इधर है और 2 छोटे छोटे राज्य बीच में आपको मिलेंगे। जरा सा इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड ये कहाँ से आ गए, तो ये आए हैं, एक तो आया है मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और झारखंड जो है वो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, बाद में ये खनिज संपदा लेकर वहां से अलग हो गया और जितने भी खनिज क्षेत्र थे वो इसके जिम्मे हो गए। बिहार जो है इस मामले में थोड़ा सा पीछे हो गया। तो झारखंड की भी सीमा हमसे लगती। अब आगे चलते हैं और अंदर की चीजों को देखते हैं। ये तो बाहर बाहर हमने देखा, लेकिन अपना प्रदेश है तो हम बाहर से ही तो रवाना नहीं हो सकते, अंदर घुसना पड़ेगा। तो अंदर हम घुसेंगे सहारनपुर से। सहारनपुर का मतलब है यहाँ से, देखिए एकदम कोना है ना, ये देखिए सहारनपुर, और इसकी सीमा आप देख रहे हैं, इधर उत्तराखंड है, इधर हरियाणा है। फिर नीचे आप देख रहे हैं कि सहारनपुर से बॉर्डर लगता है शामली का, और शामली जो है वो हरियाणा के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। मुजफ्फरनगर को देखें आप, ये शामली के एकदम जस्ट पड़ोस में है। यहाँ है बिजनौर, इसका जो आकार प्रकार है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब ये थोड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा है। नीचे ये छोटा सा जिला है बागपत, यहाँ बीच में है मेरठ, और मेरठ से ही सटे हुए छोटे छोटे जिले हैं, इनको जरा जूम करके देखने की आवश्यकता है। ये देखिए भाई, दिल्ली कोई जिला नहीं है, वो हमसे सीमा साझा करता है तो वो चिपकाया हुआ दिखाया गया है। जिले तो इधर है ना, बागपत है, ये गाजियाबाद है छोटा सा, ये रहा हापुड़, और यहाँ नीचे है गौतम बुद्ध नगर, थोड़ा ये लंबाई में चला गया है। यहाँ है बुलंदशहर, जो कि इन सब की तुलना में थोड़ा बुलंद है आकार प्रकार में। यहाँ मेरठ था ही, और बुलंदशहर के साथ यहाँ बॉर्डर लगता है अमरोहा का, और अमरोहा जो है वो हापुड़ के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। मेरठ के साथ भी छोटा बॉर्डर इसका लगता है, और नीचे ये बदायूं के साथ भी जुड़ा हुआ है। यहाँ आप बिजनौर को देख रहे हैं, और इधर दिल्ली है ही है, उधर ऊपर आप हरियाणा को देख ही रहे हैं। वापस इसे छोटा कर लेते हैं ताकि बाकी जो जगह है उन्हें भी देख पाए। तो देखिए ये हमने अमरोहा तक देखा था। अमरोहा के बाद ये बीच में चिपका हुआ है, मतलब सैंडविच की तरह से, ये रामपुर और अमरोहा के बीच में सैंडविच की तरह से मुरादाबाद आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ किसी भी जिले का कोई रहने वाला बाशिंदा हो तो वो नाराज नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ समझाने के लिए थोड़ा रोचक तरीके से बताया जा रहा है। ये सैंडविच और पड़ोसी, इस तरह की बातें जो है ना, ये रोचकता लाने के लिए की जाती है। बाकी हर जिला जो है उसका अपना महत्व है, ठीक है। तो मुरादाबाद है, इसके बाद यहाँ पड़ोस में आपका रामपुर है, जो कि उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। संभल को आप देख रहे हैं इधर, और ये नीचे बदायूं है, लंबा ऐसे अच्छा खासा फैला हुआ है। बरेली जो है इसका भी क्षेत्रफल कुछ कम नहीं दिखाई देता, ये देखिए रामपुर के साथ बॉर्डर लगा है, इधर पीलीभीत के साथ चिपका हुआ है। यहाँ शाहजहांपुर भी झांक रहा है बगल से, और यहाँ है बदायूं।
अच्छा, इसके बाद शाहजहांपुर को आपने यहाँ देखा और नीचे आप देख रहे हैं ये लाल रंग का फर्रुखाबाद है और यहाँ पे ऑरेंज कलर से यानी नारंगी रंग से कासगंज है और यहाँ पड़ोस में अलीगढ़ है। देखिए अलीगढ़ का जो बॉर्डर है वो गौतम बुद्ध नगर से भी लग रहा है। नीचे हाथरस के साथ इसकी लंबी सी सीमा लगती है, बुलंदशहर के साथ भी ये सटा हुआ है। इधर बदायूं से भी छोटा सा बॉर्डर शेयर कर रहा है और इधर आपकी मथुरा है, मथुरा नगरी, भगवान कृष्ण का क्षेत्र। और देखिए हाथरस का जो बॉर्डर है ना वो मथुरा से लगता है और मथुरा का जो बॉर्डर है अच्छा खासा राजस्थान के साथ लग रहा है। बाहरी जो राज्य वाली सीमा है उसको अगर देखें तो राजस्थान के साथ इसकी अच्छी खासी सीमा और इधर हरियाणा के साथ भी। और नीचे आप मथुरा के जस्ट बगल में नीचे की ओर अगर बढ़ते हैं तो आगरा को देख रहे हैं, ठीक, ये आगरा यहाँ पे। और फिरोजाबाद ये जस्ट बगल में है, गुलाबी रंग का, और ये मैनपुरी है। इसके बाद फर्रुखाबाद और नीचे कन्नौज है, इत्र नगरी। और ये इटावा है, यहाँ औरैया है, ठीक, ये कानपुर देहात है। और यहाँ हरदोई है आपका, हरदोई जो है वो फर्रुखाबाद के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, कन्नौज के साथ कर रहा है। नीचे उन्नाव दिखाई दे रहा है और ऊपर है शाहजहांपुर। यहाँ पे ये खीरी है, इसका क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है, बहुत बड़े आकार का। तो यहाँ बरेली तक हमने देखा था, बरेली के जस्ट बगल में आप पीलीभीत को देख रहे हैं, नीचे ये शाहजहांपुर है और यहाँ पे है खीरी। उसके बाद ये सीतापुर है, बड़ा इसका भी क्षेत्र है। और लखनऊ यानी हमारे प्रदेश की राजधानी वो कुछ यहाँ पे है। इधर से इसके उन्नाव चिपका हुआ है, इधर से बाराबंकी, नीचे से रायबरेली लटका हुआ है और ऊपर देखें सीतापुर, हरदोई, ये सब दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब पूर्व की ओर चलते हैं, फिर नीचे दक्षिण की ओर जाएंगे। तो देखिए सीतापुर तक हमने देखा था, उसके बाद यहाँ बहराइच है, फिर ये है श्रावस्ती और इसका जो बॉर्डर है उसे ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर नेपाल है, ठीक है, हिमालय का गिरिपद क्षेत्र। और जहाँ पे गिरिपदीय क्षेत्र होता है वहाँ नमी ज़्यादा होती है, तरी ज़्यादा होती है क्योंकि वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, ये एक क्रम से आप ऊपर नीचे करके यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये छोटा सा संत कबीर नगर है। अभी संत कबीर नगर की कहानी हम लोग देखते हैं। तो कबीरदास जी के नाम पे इसका नाम काहे रखा गया? अब कबीरदास जी का जन्म तो वाराणसी में हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये अपनी मृत्यु के समय यानी जब जीवन काल पूरा होने का दौर आया उस समय इन्हें आभास हुआ कि अब इनका जो अंत है वो निकट है। तो ये प्रस्थान कर जाते हैं संत कबीर नगर में, जिसे कि उस समय मगहर कहा जाता था। तो मगहर की ये मान्यता थी कि वाराणसी में अगर आप मरिएगा तो मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन अगर यहाँ मर गए गलती से तो मोक्ष नहीं बल्कि आपको नर्क तक नसीब नहीं होगा, यानी बहुत बुरी गति होगी। तो उस अंधविश्वास को चकनाचूर करने के लिए कबीरदास जी यहीं प्रस्थान कर जाते हैं और यहीं पर इनका देहावसान होता है। तो अंधविश्वास और पाखंडों का वो विरोध करते थे, अच्छी बात। इसके बाद आप अंबेडकर नगर को देख रहे हैं, ये है आपका सुल्तानपुर, यहाँ है अमेठी और ये जस्ट बगल में रायबरेली, यहाँ है प्रतापगढ़ और नीचे है अपना प्यारा प्रयागराज, है ना। और प्रयागराज से जो सीमा लग रही है कौशाम्बी की लग रही है, यहाँ प्रतापगढ़ की लग रही है, यहाँ जौनपुर भी हल्का सा चिपका हुआ है। ये है भदोही जिला जो कि पहले वाराणसी का हिस्सा हुआ करता था, बाद में उससे सेपरेट कर लिया गया। तो ये काशी और प्रयाग के बीच में मध्य स्थान है। और इधर आपका काशी यानी वाराणसी है और यहाँ नीचे ये बड़ा सा मिर्जापुर है जो कि भदोही के साथ भी अपना बॉर्डर साझा कर रहा है, प्रयागराज के साथ भी लगा हुआ है और वाराणसी के साथ भी लगा है। नीचे से ये तीनों को पूरा पैक किए हुए। और इधर आपका चंदौली है और यहाँ आप देख रहे हैं आजमगढ़ है जो कि जौनपुर के साथ बहुत लंबी सी सीमा अपनी साझा कर रहा है ना। यहाँ अम्बेडकर नगर को आप देख रहे हैं, ये जस्ट आजमगढ़ के सिर पर बैठा हुआ है। और यहाँ है गोरखपुर, आजमगढ़ से होकर आप गोरखपुर में चले आइए। गोरखपुर और मगहर जो है अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ देवरिया है आपका, ये कुशीनगर है और ऊपर महाराजगंज को हमने देखा था। बलिया को देखिए, बिहार के साथ अपना बहुत लंबा सा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है और यही कारण है कि बिहारी संस्कृति जो है वो बलिया में आप मतलब आपको ऐसा लगेगा, बलिया अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप छोटे बिहार में ही आ गए। तो वही वाला जो कल्चर है वो आपको यहाँ कमोबेश दिखाई देगा। इसके बाद ये गाजीपुर है, गाजीपुर भी बिहार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और गाजीपुर को कहा जाता है लहुरी काशी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काशी की छोटी बहन जैसा ही है। मतलब जो काशी का कल्चर है, काशी की जो सभ्यता है, संस्कृति है, यहाँ के लोगों की बोलचाल और खान पान है, कमोबेश वही चीज आपको गाजीपुर में भी दिखाई देगी। मतलब वही जो ट्रेडिशन है उसी का दर्शन वहां भी होगा। ऐसा लगेगा कि हम बनारस से कहीं बाहर नहीं आए। तो इसीलिए इसको लहुरी काशी कहते हैं। ये है चंदौली नीचे और बलिया यहाँ गाजीपुर के साथ अपना बॉर्डर। और ये देखिए मऊ जिला जो है छोटा सा, इसका आकार बहुत बड़ा नहीं है, तो ये भी जो है ये गाजीपुर के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। इधर आजमगढ़ जो है लगा हुआ है, वाराणसी को आप यहाँ देख रहे हैं। और चले आए थोड़ा सा इधर की ओर, यहाँ नीचे ये देखिए सोनभद्र। और सोनभद्र जो है ना वो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पहले ये बेचारा 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता था, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा बिहार। लेकिन बाद में दिक्कत ये होती है कि मध्य प्रदेश का टुकड़ा करके उसमें से छत्तीसगढ़ को काट लिया जाता है, तो एक राज्य ये बन गया। और बिहार में से भी उसकी जो खनिज संपदा है उसको अलग करके झारखंड बना दिया जाता है। खनिज धरोहर जो है वो जाती रहती है बिहार के हाथ से, अब बहुत कम रह गए हैं। जो मुख्य खनिज संसाधन थे वो झारखंड में चले गए। तो इस प्रकार से अब 4 राज्य बन गए। मध्य प्रदेश तो था ही, उससे निकला हुआ उसका बेटा छत्तीसगढ़, और इधर आप बिहार से देख रहे हैं झारखंड अलग हुआ। तो ये 4 राज्य जो है वो सोनभद्र के साथ लगे हुए हैं। ये कोई जिला नहीं है, ये हमारे चैनल का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं, इसे वापस छोटा कर लेते हैं ताकि एक ओवरव्यू ले लिया जाए। देख रहे हैं ये अच्छा खासा हमारा प्रदेश है। जमीन तो है हमारे पास, लेकिन जमीन से कहीं ज्यादा आबादी है और ये दिक्कत की बात है। तो आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ ये क्या बताता है। यहां बात जनसंख्या से ही शुरू भी होती है।
तो जनसंख्या से अगर हम शुरू करें तो हम ये पाएंगे कि हम देश में सबसे पहले स्थान पर हैं। और ये फख्र की बात नहीं है, चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि उस हिसाब से हमारे पास संसाधन नहीं है, और संसाधन जब जनसंख्या के अनुपात में पूरे नहीं पड़ते हैं तो नतीजा ये होता है कि गरीबी, भुखमरी, अत्याचार, अपराध, ये सब बढ़ता है, अशिक्षा बढ़ती है। मान लीजिए शिक्षा पहुंच भी जाए जैसे तैसे, तो बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, जो कि पहुंची हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सारी समस्याएं जो आप देखते हैं ना अपने सामाजिक जीवन में, वो सब जनसंख्या की वजह से होता है। जनसंख्या अगर संसाधनों से कम है, मतलब संसाधन उसकी तुलना में ज़्यादा है, जो प्राकृतिक संसाधन हम इस्तेमाल करते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो क्षेत्रफल के लिहाज से हम इसमें पीछे हैं, लेकिन जनसंख्या के मामले में ऊपर है। तो वही बताया गया कि 2011 के सेंसस के हिसाब से अभी नया वाला डाटा आया नहीं है, कोरोना की वजह से लेट लतीफ हो गया है। तो पुराने वाले सेंसस को ही लेकर अभी भी हम चल रहे हैं, तो 10 साल में ये चेंज हो जाता है, दशकीय जनगणना होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो जब तक नया आंकड़ा नहीं आ जाता है तब तक हम 2011 को ही भगवान मानेंगे। और देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की कुल जनसंख्या जो है, उसका देश की कुल जनसंख्या का 16.6% जनता उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 16.6 का जो आंकड़ा है ना प्रतिशत में, ये बहुत कम नहीं होता है, अच्छा खासा आंकड़ा है। और इस बार ये देखने का विषय होगा कि कितने प्रतिशत आबादी अब इस समय प्रदेश में निवास करती है, ये बढ़ा है या घटा है। और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि आधारित है, और प्रदेश ही क्यों, अपने पूरे भारतवर्ष की है। कृषि तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, यानी बैकबोन है, वो अगर हट जाए तो फिर हम खड़े भी नहीं हो सकते। हालांकि अगर देखा जाए तो जो कर राजस्व है, मतलब टैक्स से मिलने वाला जो भी कुछ माल होता है, उसके मामले में कृषि जो है वो पीछे है, काफी कम योगदान इसका है। लेकिन इसका जो परोक्ष योगदान है वो अमूल्य है, मतलब उसे आप निकाल नहीं सकते, उसके बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आप नोट की गड्डियां और उद्योगों से निकला हुआ कच्चा माल तो खाएंगे नहीं, आपको खाने के लिए चाहिए अनाज, रोटी, चावल, दाल, जो भी कुछ आप खाते हैं वो सब कहाँ से आता है, कृषि से आता है, या कृषि से संबद्ध जो क्षेत्र है वो पैदा करते हैं। तो कृषि तो अनिवार्य है, वो पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। आप कितना भी औद्योगिकीकरण कर लीजिए, लेकिन खेत आपको चाहिए जहाँ से अन्न उपजेगा। तो भविष्य में एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि अनाज की कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाएगी, सोने और हीरे मोती से ज्यादा ये मूल्यवान होगा। और लोग खेती करना छोड़ देंगे क्योंकि जलवायु परिवर्तन अपनी चरम सीमा पर होगा। अभी से हो रहा है, आप देख रहे हैं, बिना मौसम बरसात हो रही है, गेहूं की फसल जो है वो खलिहानों में पड़ी हुई है और कटाई का इंतजार कर रही है, और दाने बर्बाद होते जा रहे हैं, और जो बरसात है वो बेहिसाब चल रही है। तो इस तरह के जो बदलाव है वो किसान को जो उसका पेशा है, मतलब कृषि है, उससे अलग करने का काम करते हैं, और उसमें भी सरकारी नीतियां कभी कभी आग में घी डाल देती हैं। तो अगर किसान ने खेती करना छोड़ा तो फिर सरकार को वैकेंसी निकालनी पड़ेगी कि ये फार्मर्स की वैकेंसी है, इसमें आइए, एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप खेती करेंगे, आपको उसकी सैलरी मिलेगी। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आवश्यक होता है कि हम किसानों और खेती की कद्र करें। तो यहाँ मुद्दा ये है, कहने का तात्पर्य है कि अभी फिलहाल जो 2011 का सेंसस था, 77.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी, है ना। तो अभी आप देखेंगे कि जब नया सेंसस का रिकॉर्ड आएगा, अभी तो हमें इसी को लेकर चलना है, लेकिन नया वाला डाटा जब जारी किया जाएगा तो उसमें आप ये पाएंगे कि ये आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रही थी, इसका आंकड़ा कम होगा, हर जगह कम हो रहा है। गांव जो है वो सिकुड़ते जा रहे हैं और शहर फैलते जा रहे हैं, उनका दायरा बढ़ता जा रहा है, और ये चिंताजनक विषय है। अब इसके बाद आप देखें देश का माफ कीजिएगा, प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, प्रतिशत में तो हमने देख लिया, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 240.93 लाख हेक्टेयर है। कितना है ये? 240.93 लाख हेक्टेयर है। हेक्टेयर जो है वो क्षेत्रफल को नापने का एक बड़ा मात्रक है। हेक्टेयर और एकड़ में नापते हैं तो बड़े आकार की भूमि का हम क्षेत्रफल नापने की कोशिश करते हैं। और उसमें से भी यहाँ देखिए आप 188.40 लाख हेक्टेयर जो जमीन है वो कृषि के काबिल है। हमारा जो प्रदेश है वो उपजाऊ क्षेत्र में आता है, गंगा यमुना के जलोढ़ अवसादों से बना हुआ मैदानी इलाका है, और यहाँ के खेत इतने उपजाऊ एक समय में हुआ करते थे कि दाने आप ऐसे फेंक दीजिए अन्न के और उसमें से फसल अपने आप निकल आती थी, ज्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, मतलब बहुत ज्यादा उसमें कुछ लगाना नहीं होता था। आज के समय में तो बार बार खेती करने की वजह से और जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका इस्तेमाल करने की वजह से दशा बिगड़ गई है, लेकिन फिर भी फर्टाइल एरिया है। तो इसकी जो कृषि योग्य जमीन है वो अच्छी खासी है, 188.40 लाख हेक्टेयर, और उसमें से 165.42 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उस पर खेती का काम फिलहाल में होता है। तो कुछ अच्छी जानकारियां हमने देखी। अब थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं, ये तो तत्काल की बात कर ली। पीछे जाएं अगर अंग्रेजों के जमाने में, तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से हमारे क्षेत्रों के, हमारे प्रदेशों के नाम रखे थे, और ये हर शासक प्रशासक करते हैं, तो उस समय वही शासन कर रहे थे। अब समय है 1775 से लेकर 1833 के बीच का। एक के बाद एक चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट ये सब लॉन्च हुए, फिर उनको रेगुलेट करने का और आगे प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर 1833 तक की अगर बात करें तो उस समय तक अपना जो प्रदेश है वो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम यानी बंगाल के अधीन हुआ करता था। बंगाल के अधीन हम चलते थे, मतलब हमारा जो शासन है वो चलाया जाता था। लेकिन 1834 में ये आवश्यकता महसूस की गई कि इसे बंगाल से अलग कर दिया जाए, सो कर दिया गया, ठीक है। और अलग करके गवर्नर जनरल चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ असल में
इनके अधीन रखा गया। मतलब ये 14 नवंबर 1834 की बात है। समय आप साथ में देखते चलिए। और इसका जो मुख्यालय और राजधानी है वो उस समय प्रयागराज को रखा गया, यानी इलाहाबाद इसकी राजधानी और इसका मुख्यालय था। प्रांत का नाम आगरा प्रेसिडेंसी रखा गया। प्रांत का उस समय का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। 1836 में चले आते हैं। यह प्रांत सर चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो वो तो अधीनता हमने देखी, 1 जून 1836 की बात है। और इसका नाम क्या रखा गया वो बहुत ध्यान से देखिएगा। 1836 में इसका नाम रखा गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। राजधानी एक बार फिर से अब यहाँ चेंज हो रही है, इलाहाबाद से बदलकर आगरा कर दी गई, प्रयागराज से बदलकर आगरा पहुंचा दी गई राजधानी। और ये समय था 1836 का। तो अभी सीधे सीधे तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि कब चेंज किया गया। डेट तो शायद ही पूछी जाए, लेकिन हाँ स्टेटमेंट वाले प्रश्न दिए जा सकते हैं। मतलब कई सारे कथन दिए जाते हैं, उसमें से सत्य असत्य आपको छांटना होता है। तो प्रदेश के बारे में कुछ सूचनाएं दी रहेंगी, उसमें से हो सकता है कि लिखा जाए कि 1836 में इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रखा गया और 1834 में इसकी राजधानी जो है वो इलाहाबाद की गई। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय की गई और किस समय नाम चेंज किया गया। तो जो गलत है उसे आप छांट कर बाहर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं। तो ये सारी सूचनाएं देखी। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा और। 1856 ये जो समय है ना, ये काफ़ी उथल पुथल वाला है, क्योंकि डलहौजी ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी थी। आप देखेंगे कि अंग्रेजी प्रशासन में 2 ऐसे शासक हुए हैं जो कि राज्य को बेहिसाब बढ़ाने पर ध्यान दिए। मतलब साम्राज्य के विस्तार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। एक तो वेलेजली सहायक संधि वाला, और दूसरा डलहौजी राज्य हड़पने वाला। ये जब आता है ना तभी से राज्य हड़पना चालू करता है, और जब जाने लगता है तब भी अवध के ऊपर कुशासन का आरोप मढ़ देता है और उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लेता है। तो इससे बहुत असंतोष फैल जाता है। ठीक है, लोग एकदम से असंतुष्ट हो जाते हैं और उसी का नतीजा भुगतना पड़ता है लॉर्ड कैनिंग को, जो कि डलहौजी के जस्ट बाद कार्यकाल में आते हैं। और उनके समय में विद्रोह होता है। कौन सा विद्रोह होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अंग्रेजों को ये परिचय जरूर मिल जाता है कि हम भी कुछ बोल सकते हैं। मतलब हम भारतीय जो है वो ऐसे गूंगी भेड़ नहीं है कि जिधर हाँक दिया उधर ही चले जाएंगे। जैसे शोषण करोगे वैसे ही सह लेंगे। हमारे अंदर भी स्वाभिमान है और हम भी विद्रोह कर सकते हैं। तो अंग्रेज इस समय जो है वो सतर्क हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1856 क्रांति से ठीक पहले की बात है। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया कुशासन का आरोप लगाकर, और मेजर जनरल जेम्स आउटरम जो है ये कमिश्नर बनाए गए। मतलब उन्हीं के अधीन रखा गया। ये समय है फरवरी 1856 का। अब समय है 1858 का। क्रांति का दमन कर दिया जाता है, क्योंकि एकजुटता हमारे पास थी ही नहीं। सारे रजवाड़े आपस में ही लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों से एकजुट होकर लड़ने वाला और सही नेतृत्व देने वाला कोई नहीं था। तो कुल मिलाकर हम असफल हो गए। तो 1858 में अंग्रेजों ने फिर से अपने सारे प्रशासन को रीऑर्गेनाइज किया। फिर आप देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। कंपनी का शासन समाप्त हो गया और क्राउन रूल शुरू हो गया, और पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। ये सारी सूचनाएं आप जानते हैं। तो 1858 में एक बार फिर से राजधानी का बदलाव होता है, प्रदेश में परिवर्तन आता है। आगरा से फिर से एक बार राजधानी को इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। ये ध्यान दीजिएगा। समय आया 1877 का। कुछ सालों बाद ये होता है, और अवध के जो जिले हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस यानी अपना जो उत्तर प्रदेश है उसमें मिला दिए जाते हैं। तो अब इसका नाम बदल दिया जाता है, और नाम बदल कर दिया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। ठीक है, ये आपने देखा। 1902 की बात, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया ये नाम। और प्रांत का नाम कब कब क्या रखा गया है ये आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। इसमें आगरा और अवध दोनों जुड़े हुए थे, तो इसलिए आगरा एंड अवध। इसके बाद अब देखें, जब 1937 का समय आया तो अंग्रेजों को लगता है कि भाई इतना लंबा नाम कौन ढोएगा, क्योंकि ये कई सारी चीज़ों को, मतलब कई सारी जो क्षेत्र है, रियासत है, उनको मिलाकर बनाया गया है। तो ये यूनाइटेड एरिया है, तो इसका नाम सीधे सीधे यूनाइटेड प्रोविंसेस ही रखा जाए। छोटा सा नाम है, बुलाने में आसानी होगी। तो इसका नाम रखा गया यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो नाम एक बार फिर से छोटा हो गया। अब होता यह है कि आज़ादी के बाद, अभी आज़ादी तक यही प्रक्रिया चलती है। 1949 का समय है। 1947 में हम आज़ाद हो गए। उसके बाद संविधान बनाने के प्रयास में, जो कि पहले से ही चल रहा था, उसमें लगे हुए थे। तो कुल मिलाकर 1949 यूनाइटेड प्रोविंसेस में जिला रामपुर, टिहरी, गढ़वाल और बनारस स्टेट को भी शामिल किया गया। इसका मतलब है कि ये पहले शामिल नहीं थे, इसका मतलब ये आप समझें। और 1950 संविधान लागू होने से ठीक पहले, ध्यान दीजिएगा, संविधान लागू होने के बाद नहीं, ठीक पहले 24 जनवरी 1950 अपने प्रदेश का नाम अभी जो है वो रखा गया, यानी उत्तर प्रदेश। फिर एक बार बदलाव होता है, एक बार बीच में पुनर्गठन की स्थितियां आती हैं 1956 वाला, तो वो ऐसा कोई विशेष नहीं। सन 2000 में एक बड़ा परिवर्तन होता है। हिमालयी क्षेत्र 13 जिले हमसे अलग कर लिए जाते हैं, और हमारी जो अमूल्य धरोहर है, पर्वतीय धरोहर थी, वो हमसे अलग कर दी जाती है। हमारा जो उत्तर का अंचल था वो काट लिया जाता है और बना दिया जाता है उत्तरांचल, एक अलग राज्य। और उसी उत्तरांचल को बाद में उत्तराखंड के नाम से जाना गया। तो 13 जिले जो है वो यहाँ से अलग कर लिए जाते हैं। वो सब हम आगे देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि मसूरी जाने का आप ख्वाब देखते हैं, लबासना के सपने देखते हैं। तो पहले जो उत्तर प्रदेश पीसीएस से सेलेक्ट होने वाले अधिकारी थे, मतलब राज्य सेवा में सेलेक्ट होने वाले अधिकारी होते थे, उनकी भी ट्रेनिंग वहीं पर होती थी।
लेकिन जब प्रदेश अलग हो गया तो उसके बाद हमें नया केंद्र बनाना पड़ा, तो अभी लखनऊ में होती है। मतलब मोटे तौर पे जो आप देखें तो केंद्र इसका ट्रेनिंग का जो प्रशिक्षण का केंद्र है वो लखनऊ में है। तो पहले उत्तराखंड में मतलब वही मसूरी में ही होती थी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ टेबल आप देख रहे हैं नीचे, वही सारी जानकारियां हैं जो आप जानते हैं। अभी 24 जनवरी 1950 का आपने देखा कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश इसी समय रखा गया, उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य को गठित किया गया। तो ये तारीख बहुत अच्छे से देखिएगा। राज्य का एक बार पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 में, लेकिन राज्य का विभाजन और पुनर्गठन होता है 13 जिले इससे अलग कर लिए जाते हैं और बनता है उत्तरांचल, यानी आज का उत्तराखंड। और ये तारीख है 9 नवंबर सन 2000 की। राजकीय भाषा वैसे तो हमारी हिंदी है और ये 1947 से है अक्टूबर, लेकिन उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया 1989 में। राजकीय पशु जो है वो बारहसिंघा है, इसके सिंग काफी आकर्षक होते हैं। और राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, आजकल काफी चर्चा में, ठीक है, क्रॉन्च इसको कहा जाता है संस्कृत में। और राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है, ठीक है। अशोक मतलब कौन सा, आपके बगीचे वाला अशोक नहीं, जिसको कि आप काट छाट कर एकदम गुलदस्ता बनाकर रखते हैं। ये बहुत दैत्याकार होता है, मतलब इसकी कैनोपी जो है ना वो इतनी ऊंची हो सकती है, कितना पुराना है इस बात पर डिपेंड करता है, इसकी उम्र भी अच्छी खासी होती है। तो ये यूकेलिप्टस के पेड़ के साइज का हो सकता है, मतलब अच्छी खासी हाइट होगी। तो ऐसे जो जाइंट शेप के अशोक होते हैं ना, इन्हें सीता अशोक कहा जाता है। मतलब रावण की वाटिका में यही अशोक लगे हुए थे और ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब पर्यावरणीय लिहाज से इनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो हर वृक्ष पर्यावरण में अमूल्य है, लेकिन अशोक का महत्व क्या है, जैसे आप सड़कों के किनारे से लगा दीजिए और खूब शोरगुल होता है, वाहनों का हॉर्न और तमाम इंजन की आवाज, मतलब ट्रैफिक का जो शोरगुल होता है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। अगर अशोक के पेड़ सड़क के किनारे लगे हुए हैं तो ये ग्रीन मफलर का काम करते हैं, ये ध्वनि को एब्जॉर्ब करते हैं, साउंड को अपने अंदर सोख लेते हैं। इनकी पत्तियों की बनावट ऐसी होती है, तो आवाज यहाँ पर पहुंचकर इनसे होकर जब गुजरती है तो धीमी हो जाती है। साथ में ये डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अपने अंदर बखूबी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनका ढांचा कुछ इसी प्रकार का होता है। बाकी औषधीय महत्व भी जो है वो कई सारे होते हैं। तो सीता अशोक जो है वो हमारा राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प जो है वो पलाश, ठीक है, पलाश को टेसू भी कहा जाता है। इसे जंगल की आग भी कहते हैं, क्योंकि जब एक बार ये इसमें फूल लगते हैं बसंत के मौसम में तो पूरा पेड़ जो है वो पत्ती विहीन हो जाता है, सिर्फ लाल लाल एकदम चमकीले फूल होते हैं और वो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल जल रहा है, मतलब आग लग गई है चारों तरफ और सब लाल लाल दिखाई दे रहा है। तो ये है। और उसके बाद राजकीय चिन्ह तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का, आपने न जाने कितनी बार देखा होगा और उसी को पाने का आप स्वप्न देखते आए हैं अभी तक। तो ये गोला होता है ऐसे और उसके अंदर 2 मछलियां बनी रहती हैं जो कि अवध के मुस्लिम शासन के प्रतीक हैं। और उसके बाद आप बीच में ऐसे 3 नदियों की धारा गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम देखते हैं वो दिखाई देता है। और यहाँ पे बना होता है तीर धनुष जो कि भगवान राम का प्रतीक है। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय चिन्ह है वो आपको मिला। और इसे ध्यान दीजिएगा, ये जो चिन्ह है ना, एक तीर धनुष इसमें बना है, 2 मछलियां हैं और एक गोला है, ये 1938 में स्वीकृत किया गया था। इसको स्वीकृति कब मिलती है, ये 1938 का समय। राजकीय खेल जो है वो हॉकी। बाकी जो पेड ग्रुप की जानकारी है वो आपने ऊपर ही देख ली थी। अब आगे चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को जानना आवश्यक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल ये 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब पूरे भारतवर्ष के क्षेत्रफल का अगर देखें तो 7.33% कवर करता है। और क्षेत्रफल के लिहाज से भारत में स्थान है चौथा। जनसंख्या के मामले में हम पहले नंबर पर हैं और क्षेत्रफल के मामले में है चौथे। ठीक, मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितना एरिया नहीं है, जितनी जमीन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आबादी रहती है और ये संकट का जड़ बन सकता है या बना भी है, आज के समय में भी है। तो पहले स्थान पर क्षेत्रफल के मामले में है राजस्थान, अच्छा खासा क्षेत्रफल है। उससे थोड़ा सा कम मध्य प्रदेश का है और उससे भी कम है महाराष्ट्र का और उससे भी कम है हमारा। तो 4 यहाँ पे ऐसे राज्य दिए हैं जिनके पास अच्छा खासा क्षेत्रफल भारत में मौजूद है। आकार के लिहाज से देखें तो हम वर्टिकल शेप के हैं, लंबवत है, ठीक है, लंबवत है। ग्लोब पर स्थिति देख लेते हैं। तो ग्लोब पर जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, मतलब किसी स्थान को देखते हैं, तो उसमें 2 चीजों का ध्यान रखते हैं, एक तो अक्षांश और दूसरा देशांतर। आप जानते होंगे अक्षांश और देशांतर क्या होता है, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा रफ देख लीजिए। पृथ्वी है, बीच से इसे हमने एक काल्पनिक रेखा खींची जो कि विषुवत रेखा है, मतलब इक्वेटर। इसके उत्तर वाला हिस्सा, यानी ये इधर वाला उत्तर है, इधर दक्षिण है आपका, इधर वाला जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है ये, और नीचे वाला जो आधा गोला है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। बीच में इक्वेटर डिवाइड करता है इसको। तो हमारा भारतवर्ष जो है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। और न सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है, ये तो हम देखते हैं कि मतलब उत्तर दक्षिण में इसको बांट दिया गया। और इसी में विषुवत रेखा के समांतर कई सारी रेखाएं ऐसे हम खींचते हैं जो कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं और इनके बीच की दूरी एक समान होती है। समानांतर का मतलब यही होता है, कभी भी आपस में मिलती नहीं है। इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो ये अक्षांशीय स्थिति है। और इसी प्रकार से हम खड़ी रेखाएं भी खींचते हैं। तो जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, लंबवत होती हैं असल में, तो वो ध्रुवों से ध्रुवों की ओर खींची जाती है। मतलब ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो ऐसे ऐसे करके खींची जाती है, ठीक।
और इनको कहा जाता है देशांतर रेखा। इनके बीच की दूरी एक समान कभी नहीं होती है। विषुवत वृत्त पर आकर ये सबसे दूर हो जाती है, मतलब मैक्सिमम दूरी पर होती है, और ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती है। तो उस लिहाज से भी हम दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो आपका इधर पूर्वी देशांतर हो जाता है, इधर पूरब दिशा है, ध्यान दीजिएगा, और इधर आपका पश्चिमी देशांतर हो जाता है। तो पूरब जो पूर्वी देशांतर है, मतलब पूर्वी गोलार्ध है असल में, आधा गोला, उसमें हम स्थित हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और इधर से अगर देखें देशांतरी लिहाज से तो पूर्वी गोलार्ध में हमारी स्थिति है। तो देशांतर और अक्षांश में हम ये कहते हैं कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो वो शब्द यहाँ आएगा तो समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, देखिए ग्लोब पर स्थिति 23:52। अब ये जो सिंगल डैश ऐसे लगा हुआ है ना, इसको मिनट पढ़ा जाता है। अगर यहीं पर डबल डैश होता तो हम सेकंड पढ़ते। तो ये थोड़ा सा यहाँ जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो 23:52 से लेकर 31:28 उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा राज्य ग्लोब पर स्थित है। देशांतर में देख लेते हैं तो 77:30 से लेकर 84:39 पूर्वी देशांतर। क्यों पूर्वी देशांतर, अभी आपको बताया। तो इसके बीच में हमारा भारतवर्ष स्थित है। तो अक्षांश के हिसाब से भी हमने देखा और देशांतर के हिसाब से भी देखा। अभी विस्तार के लिहाज से देख लेते हैं। ये तो अवस्थिति देखी थी, बीच का जो फैलाव है वो कितना है। तो फैलाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो अक्षांशीय फैलाव यानी विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण में है असल में, तो वो 7:36 है, यानी थोड़ा ज्यादा है। और देशांतरीय विस्तार अपेक्षाकृत कम है, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा कम है। तो ये 7:09 है। यहाँ कुछ दिया हुआ है, दोनों आप देख रहे हैं। उत्तर से दक्षिण वाला अक्षांशीय विस्तार हमने देखा जो कि थोड़ा सा ज्यादा था, देशांतरी वाला थोड़ा सा कम। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई लगे हाथ देख लेते हैं। तो जो लंबी दूरी होती है उसको लंबाई कहते हैं, थोड़ा जो कम दूरी होती है उसको चौड़ाई कहते हैं। सामान्य धारणा यही है। तो उसी धारणा के हिसाब से यहाँ भी दिया है, पूर्व से पश्चिम में हम थोड़ा सा ज्यादा लंबे हैं और इसीलिए हम इसको कहेंगे लंबाई। तो किलोमीटर में नापा गया है 650 किलोमीटर, मतलब 650 किलोमीटर ये टोटल लंबाई है प्रदेश की, पूर्व से पश्चिम दिशा में। उत्तर से दक्षिण में जो हमारी चौड़ाई है वो मात्र 240 किलोमीटर है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार हमारा कम है, लेकिन पूर्व से पश्चिम में हमारा जो फैलाव है वो ठीक ठाक है। अब प्रदेश के अंदर की स्थिति को देख लेते हैं। तो यहाँ जिलों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्षेत्रफल की हम बात कर रहे थे। तो अब प्रदेश के अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से जिलों के पास है। तो यहाँ टॉप 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो अवरोही क्रम में दिया हुआ है। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़े वाले को हम पहले रखते हैं, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले को हम पहले रखेंगे, सबसे कम क्षेत्रफल वाले को हम सबसे बाद में रखेंगे, ये तरीका होता है। और आरोही में क्या होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें हम सबसे छोटे वाले को पहले रखते हैं। तो पहले अवरोही वाला यहाँ देख लेते हैं। 3 जिले हैं ना, तो लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा सा कम है सोनभद्र का, और उससे भी कम है हरदोई का। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले हैं इनको हम आरोही क्रम में देखेंगे, यानी अब सबसे छोटे वाले को, सबसे कम वाला जो क्षेत्रफल है उसको पहले रखेंगे। तो सबसे कम क्षेत्रफल है हापुड़ का। यहाँ हापुड़ और भदोही में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सही जानकारी यही है कि हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, उससे थोड़ा सा ज्यादा क्षेत्रफल है भदोही का, और उससे भी थोड़ा सा ज्यादा क्षेत्रफल है गाजियाबाद का। लेकिन तीनों को अगर मिलाकर देखें तो ओवरऑल ये टॉप 3 ऐसे जिले हैं जिनका की क्षेत्रफल सबसे कम है। अब इसके बाद पूर्वी पश्चिमी देख लेते हैं। तो प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले, सबसे पूरब में है बलिया और सबसे पश्चिम में है शामली, सबसे उत्तर में है सहारनपुर और सबसे दक्षिण में है सोनभद्र। ये नक्शे में आपने देखा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, गाजियाबाद आता है, हापुड़ आता है, मेरठ आता है, गौतम बुद्ध नगर भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हो गया है, बुलंदशहर भी है, मुजफ्फरनगर भी है, शामली भी है और बागपत भी है। ये सारे जिले ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, इनकी सीमा आती है। अब यहाँ सीमावर्ती राज्यों को देख लेते हैं, राज्य और देश दोनों ही, क्योंकि नेपाल के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है। तो नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं यहाँ आप देख रहे हैं, पीलीभीत, इसका जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ लगा हुआ है, लखीमपुर खीरी का भी लगा हुआ है, बहराइच का भी लगा हुआ है, श्रावस्ती का भी लगा हुआ है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, यानी टोटल मिलाकर कितने हुए 7। तो 7 ऐसे जिले हैं जिनकी की सीमा नेपाल के साथ लगी हुई है। और बाकी सीमावर्ती प्रदेशों को अगर देख लिया जाए तो उत्तराखंड हमारा पड़ोसी है, जो कि हमारा ही हिस्सा था पहले, हिमाचल है हमारा पड़ोसी, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है और मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ तो रहेगा ही, ठीक है, बिहार है, झारखंड है, ये सब हम लोग के पड़ोसी। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी हमारी राजधानी दिल्ली, वो भी हमारी पड़ोसी है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, ये सब हमारे प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला जो हमारा जिला है वो सोनभद्र है, 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी संख्या है 7। कौन कौन से हैं, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये सब जो है ना ये उत्तराखंड के साथ अपने बॉर्डर को साझा करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला, ठीक है, 3 ओर से मध्य प्रदेश ने इस जिले को घेर रखा है, और ये है अपना ललितपुर, ठीक है। ललितपुर की जो सीमा है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरी हुई है और चौथी तरफ से ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सबसे छोटी सीमा वाला जो राज्य है वो हिमाचल है। सबसे छोटी सीमा हिमाचल की ही हमसे लगती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे लंबी सीमा लगाने वाला या साझा करने वाला जो राज्य है वो दक्षिण ओर से मध्य प्रदेश घेरे हुए है, वही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे जो लंबी सीमा है वो हमसे लगती है। दिल्ली की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है। हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ जो जिला है वो सहारनपुर है। अभी आपने नक्शे में शुरुआत वहीं से की थी, है ना। और सहारनपुर जिले के जो सीमावर्ती राज्य हैं उसमें आप हरियाणा को देख रहे हैं, उत्तराखंड को देख रहे हैं और हिमाचल को देख रहे हैं। सोनभद्र जिले के सीमावर्ती आपने शुरुआत में ही देख रखे थे, यहाँ फिर से देख लीजिए, 4 हैं टोटल। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पहले 2 ही थे फिर 4 हो गए। और मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं, मध्य प्रदेश ये सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा है, तो इसको छूने वाले जो जिले हैं कुल मिलाकर 11 हैं। कौन कौन से हैं? 11 जिलों में पहला है आपका सोनभद्र, फिर मिर्जापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज। इन सब जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, तो छत्तीसगढ़ को छूने वाला जो हमारा जिला है वो सोनभद्र है। राजस्थान की सीमा को 2 जिले हमारे छूते हैं, एक तो आगरा और दूसरा मथुरा। ठीक है, ये दोनों की जो सीमा है ना वो राजस्थान से लगती। हरियाणा की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं वो भी ठीक ठाक है, मतलब संख्या के हिसाब से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक, एक तथ्य यहां पर दिया हुआ है, उसे ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमाएं हैं वो हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई है। तो पश्चिम ओर से हमें कौन कौन घेरे हुए हैं, मतलब पश्चिमी पड़ोसी हमारे कौन कौन हैं, वो यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं जहां पर कुछ और अच्छी बातें हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छूती हैं। सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो हरदोई है, मतलब यहाँ राज्य की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला जो हमारा जिला है, हमारे ही जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जो हमारा जिला है वो है हरदोई। यानी हरदोई का जो बॉर्डर है वो 8 जिलों के साथ लगता है, यानी 8 छोटे छोटे पड़ोसी इसे घेरे हुए हैं। और बदायूं से उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। तो यहाँ हरदोई और बदायूं में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों दे दिया है। तो यहाँ पर ये बात कंप्लीट होती है। अब इससे आगे हम कुछ नई चर्चा करेंगे। तो एक जनपद एक उत्पाद ये सरकार की योजना है। अब यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि कौन से जिले के नाम पर कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक, तो पहले आगरा से शुरू होता है, यहाँ चित्र के माध्यम से दिया हुआ है ताकि आप उसे बेहतर समझ पाए। तो देखिए आगरा ये जिला, ठीक, लेदर प्रोडक्ट्स यानी जो चमड़ा उत्पाद है वो यहाँ के ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किए गए। अमरोहा का देखिए तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र में विशेष रूप से ढोलक यहाँ की। और एक जिला एक उत्पाद में अलीगढ़ के ताले और अलीगढ़ का जो हार्डवेयर है वो दोनों शामिल किया गया है। और रैया का मिल्क प्रोसेसिंग जो है, मतलब देसी घी बनाने का जो यहाँ पे काम होता है, उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद नीचे है आपका आजमगढ़, जो कि ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है, यानी काली मिट्टी के बर्तन। अब इधर आप नीचे पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम बगल में आएंगे। तो आजमगढ़ के नीचे आप अंबेडकर नगर को देख रहे हैं, जो कि वस्त्र उत्पाद के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल है। अमेठी का मूंज उत्पाद, मूंज की यहाँ देखिए आप टोकरियां बनी हुई हैं जो कि काफी खूबसूरत होती हैं। अयोध्या का गुड़, ठीक है, जैगरी जो है वो यहाँ अयोध्या की। बदायूं का जरी जरदोजी है। अभी आप देखेंगे कि जरी जरदोजी जो है वो कई जगहों की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल है, मतलब उस जिले के नाम पे है। तो उसमें जो कामकारी है, मतलब उसको बनाने का तरीका है वो थोड़ा अलग अलग होता है, डिजाइन का फर्क होता है। तो बदायूं की जरी जरदोजी, इसे आप देख रहे हैं। इसके ठीक नीचे और भी है, जैसे कि बागपत का आपका होम फर्निशिंग है। तो यहां तक हमने देखा, आप जरा साइड वालों को देख लिया, यानी दाहिनी ओर का। तो देखिए जौनपुर जिले में ऊनी दरी, अब ऊनी कालीन या दरी इसको कहा जाता है, ये जौनपुर की है। देखिए इसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है जो कि यहाँ दिख रहा है। तो अभी कालीन वाला जो मामला है वो भी कई जिलों के साथ जुड़ेगा। इसके बाद आप झांसी को देख रहे हैं, यहाँ के सॉफ्ट टॉयज, ये आप बंदर बना हुआ देख रहे हैं। इसके बाद कौशाम्बी को देख लीजिए, यहाँ की फूड प्रोसेसिंग, अभी पीछे हमने देसी घी के मामले में देखा है ना, औरैया को। वैसे ही यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण में केले से संबंधित जो उत्पाद है उसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है कौशाम्बी को। कन्नौज तो इत्र नगरी है ही है, सुगंधित क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ का जो परफ्यूम है अतर या इत्र, उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसके नाम किया गया है, यानी कन्नौज के नाम किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नीचे वाले हिस्सों को देखिए, कुशीनगर। तो कुशीनगर का बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स, केले के अंदर जो रेशे होते हैं उनसे बहुत सारी चीजें, मतलब साड़ियाँ, बैग, कपड़े, ये सब बनते हैं। सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन केले के रेशे से साड़ियाँ बनती हैं जो कि काफी अच्छी और टिकाऊ होती हैं, और बैग इत्यादि तैयार होते हैं। तो केले के फाइबर के जो उत्पाद हैं वो सब तैयार किए जाते हैं कुशीनगर में। कानपुर देहात के एल्यूमिनियम के बर्तन हैं। एल्यूमिनियम एक नुकसानदेह धातु है बर्तनों के लिहाज से, इसमें खाना इत्यादि नहीं पकाना चाहिए, लेकिन पहले से ही चला आ रहा है। तो कानपुर देहात का एल्यूमिनियम का यूटेंसिल। इसके बाद लेदर प्रोडक्ट, अभी चमड़ा उत्पाद को हमने पीछे भी देखा था, तो कानपुर नगर भी चमड़ा उत्पाद के लिए जाना जाता है। चमड़े के बहुत सारे सामान यहाँ से तैयार होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र ही है, तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल है। इसके बाद जरी जरदोजी को आपने पीछे भी देखा था, और यहाँ देखिए कासगंज की भी जरी जरदोजी है, लेकिन डिजाइन अलग होती है, डिजाइन और पैटर्न अलग होते हैं, तो उस हिसाब से हम अलग अलग देख सकते हैं।
इसके बाद और नीचे देख लेते हैं। यहाँ देखें आप, जनजातीय शिल्प जो है वो लखीमपुर खीरी का मतलब ट्राइबल क्राफ्ट, और ललितपुर की है जरी सिल्क की साड़ी। जरी के बॉर्डर वाली सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं वो ललितपुर के लिए मतलब उसके लिए ललितपुर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सारणी अभी बची हुई है। देखिए बहराइच जो है वो गेहूं के डंठल से बहुत सारी चीज़ें बनाने के मामले में फेमस है। गेहूं का जो डंठल होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, टिकाऊ होता है, उससे बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं, जैसे टोकरी है, दरी है, कलाकृतियाँ हैं, या आपकी जो पंखा झलने के लिए बेनिया बनाई जाती है, उसको बेनिया कहा जाता है देहाती भाषा में। तो वो गेहूं के डंठल को आपस में पिरो कर बनाई जाती है, उस पर बड़ी सुंदर डिज़ाइन बनती है, तो उन सब के लिए बहराइच। इसके बाद आप लखनऊ को देख रहे हैं, तो लखनऊ का तो चिकन ही है। यहाँ चिकन का मतलब मुर्गे से नहीं है, ये चिकन जो है चिकनकारी, वस्त्र के ऊपर टाँके नुमा कढ़ाई की जाती है, उसको कहा जाता है। मतलब कपड़े के ऊपर पहले तो पैटर्न बनाते हैं, छापे बनाते हैं, उसके ऊपर ऐसे टाँके वाली बखिया जैसी बखिया चलाई जाती है, वैसी कढ़ाई की जाती है। तो वो चिकन का काम और जरी का काम। इसके अलावा आप देख रहे हैं बरेली को, तो जरी जरदोजी यहाँ की भी काफ़ी फेमस है, लेकिन अलग डिज़ाइन है। महाराजगंज का आप फर्नीचर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ठीक। बलिया का बिंदी उत्पाद है, टिकुली कहा जाता है। टिकुली जो है ना चिपकाने वाली बिंदी को कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि बिंदी तो चिपकाई ही जाती है भाई, एक तो रेडीमेड फेविकोल लगी आती है, और दूसरी ऐसी होती है ना कि उसको आप उतार के रात में रख दीजिए, सुबह फिर गोंद लगाकर सटा लीजिए। मतलब ये कि वो टिकुली जो है ना वो वेलवेट की नहीं बनी होती है, वो स्टोन होते हैं असल में, जैसे कपड़े में लगाए जाते हैं ना स्टोन्स रंग बिरंगे, वैसे होते हैं। तो वो आभूषण की तरह से महिलाएं अपने संदूक में रखती थी पहले के समय में, और जब आवश्यकता होती थी तो उसको निकाल के गोंद से चिपका लेती थी, फिर रख देती थी, फिर इस्तेमाल करती थी ऐसे। तो वो टिकुली वाला जो प्रोडक्ट है वो बलिया को इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का खिताब मिला है। मेरठ की खेल की सामग्री है, मतलब क्रिकेट टीम तक को सप्लाई होने वाले यहाँ से जो खेल के सामान है वो बनते हैं, अच्छी खासी यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं। और बस्ती को आप देख रहे हैं तो वुड क्राफ्ट यहाँ का जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मतलब काष्ठ कला जो है उसको शामिल किया गया है। काफ़ी कलात्मक चीज़ें यहाँ से बनकर आती हैं। महोबा का गौरा पत्थर है, गौरा स्टोन क्राफ्ट, उससे बहुत तरह की कलाकृतियाँ बनती हैं। और बलरामपुर को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी फूड प्रोसेसिंग का काम होता है। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो दाल का यहाँ पे प्रसंस्करण होता है। पल्सेस के मामले में हम जानेंगे बलरामपुर को। मिर्जापुर का भी कालीन फेमस है। अब यहाँ कालीन का जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, वो थोड़ी अलग होती है। भदोही का जो कालीन है उसको दरी नहीं कहा जाता है, भदोही का जो कालीन है उसको गलीचा कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि कालीन और गलीचा एक ही होता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रीय संबोधन होते हैं। तो ये जो है ये अलग ढंग का होता है, ये भारी होता है तुलनात्मक रूप से मिर्जापुर वाले कारपेट के, और देखने में आकर्षक होता है। इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, ये मेहनत से बनता है, इतनी आसानी से नहीं बनता। तो ये आपने देखा, हालांकि जितने हस्तशिल्प हैं सभी को बनाने में परिश्रम तो लगता ही है, मतलब जो लोग उसमें काम करते हैं वो ऐसे ही नहीं बना देते, मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें ज़्यादा एफोर्ट लगाना पड़ता है। इसके बाद मैनपुरी को आप देख रहे हैं, ये तारकशी की कला के लिए, मतलब तार खींच खींच कर कढ़ाई करने वाले, देखिए कढ़ाई की गई है, तो इसके लिए जाना जाता है, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको शामिल किया गया। इसके बाद आप बांदा को देख रहे हैं, तो बांदा जिला जो है वो शजर पत्थर से बने हुए जो शिल्प उत्पाद हैं उनके लिए जाना जाता है। और मुरादाबाद का धातु शिल्प है, यहाँ बारहसिंगे की जो आकृति है, मतलब उसका जो मूर्ति स्वरूप है उसे देख रहे हैं। इसके बाद बिजनौर की है काष्ठकला, मथुरा का है सैनिटरी फिटिंग, नल टोटी इत्यादि, और बाराबंकी का आप वस्त्र उद्योग देख रहे हैं, मतलब वस्त्र उत्पाद। मुजफ्फरनगर का गुड़ है, अभी गुड़ को हमने पीछे भी देखा है। बुलंदशहर के सेरेमिक प्रोडक्ट हैं, और मऊ का वस्त्र उत्पाद है, हैंडलूम का यहाँ पे काम होता है। पहले लूम चला करते थे, हाथ से चलाए जाते थे, फिर यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पावर लूम लगा लिए, तो उससे हैंडलूम की साड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं, मतलब हैंडलूम से निकली हुई साड़ियाँ जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं, तो उसके लिए जाना जाता है। इसके बाद आप चंदौली को देख रहे हैं, जरी जरदोजी यहाँ का भी है लेकिन डिज़ाइन अलग है। पीलीभीत की बांसुरी है, फ्लूइड, ठीक है। तो ये सब आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और नई बातों को देखते हैं। तो अभी मामला खत्म नहीं हुआ, अभी देखिए एक पेज और जो है ना वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ही चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास जिलों की तादाद भी तो ज़्यादा है ना। तो चित्रकूट में चलते हैं फिर। देखिए चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने काफ़ी अच्छे मिलते हैं, कभी जाइएगा ना तो वहाँ से लीजिएगा, देखिए कितने सुंदर हैं। प्रयागराज का मूंज उत्पाद है, मूंज उत्पाद भी कई जगह पे होता है, तो प्रयागराज में थोड़ा बड़े आकार के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे टोकरी है बड़ी बड़ी, मतलब बड़े सामान को रखने के लिए, काफ़ी कलात्मक होती है। देवरिया में सजावट का सामान बनता है, डेकोरेटिव प्रोडक्ट, मतलब झूमर इत्यादि जो भी कमरे की सजावट के लिए, मकान की सजावट के लिए बनाए जाते हैं वो सब। प्रतापगढ़ का आप देख रहे हैं तो आंवला, प्रतापगढ़ आंवला क्षेत्र कहा ही जाता है। तो फूड प्रोसेसिंग का जो काम है, खाद्य प्रसंस्करण का जो काम है, उसमें आंवले के यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, मुरब्बा, अचार, तमाम चीज़ें वो बनकर तैयार होती हैं। इसके बाद इटावा है, वस्त्र उद्योग यहाँ का भी है, और रायबरेली की है काष्ठकला। तो मिलते जुलते यहाँ पे आप काम देख रहे हैं एक दूसरे से, जैसे कई जिलों के जो उत्पाद है वो आपस में मैच कर रहे हैं, तो उनका तरीका अलग होता है, मतलब बनाने का पैटर्न अलग होता है, उसमें नई डिज़ाइन डाली जाती है, जैसे एक जिले का दूसरे से मैच नहीं करेगा, आप आराम से पहचान लेंगे कि ये इस जिले का प्रोडक्ट है। इसके बाद एटा को देखिए, नीचे दिया हुआ है ना एटा, ये एंकल बेल जो होती है, यानी घुंघरू होते हैं, पायल में लगते हैं, ऐसे भी पहन के नाचने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो सब चीज़ें। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी घंटियाँ होती हैं, और ब्रास के जो प्रोडक्ट होते हैं, ब्रास से बनने वाली जितनी भी सामग्री है, मतलब पीतल से बनने वाले बर्तन होते हैं, पूजा की सामग्रियाँ बनती हैं, यहाँ तक कि मूर्तियाँ भी बनती हैं, तो वो सब यहाँ पर बनकर तैयार होता है, ये एटा है।
इसके बाद आप रामपुर को देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे है पैच वर्क और अपने एप्लिक जरी पैच वर्क के लिए जाना जाता है। मतलब जरी का पूरा काम करके उस कपड़े के टुकड़े को किसी सादे या रंगीन जो पृष्ठभूमि वाला कपड़ा होता है उस पर पैच किया जाता है, यानी चिपकाया जाता है। तो वो वर्क है, मतलब पैच वर्क है। और इसके बाद फर्रुखाबाद को आप देख रहे हैं, ये टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। संत कबीर नगर यानी मगहर जो है वो अपने ब्रास वेयर के लिए जाना जाता है। यहाँ जो ब्रास के बर्तन हैं, ब्रास से बनी हुई चीज़ें हैं, सजाने वाली भी चीज़ें बनती हैं, तो वो सब बनकर तैयार होती हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे फतेहपुर है, जो कि बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क जो है उसके लिए जाना जाता है। और जरी जरदोजी जो है, यहाँ आप देख रहे हैं जरी जरदोजी, ये शाहजहांपुर की भी फेमस है। फिरोजाबाद के कांच के प्रोडक्ट है, शामली की लौह कला है और गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड गारमेंट है। इसके बाद आप सहारनपुर की लकड़ी के नक्काशी वाले जो फर्नीचर हैं उन्हें देखते हैं, काफ़ी अच्छे उत्तम कोटि के फर्नीचर होते हैं। ये सारी बातें हमने देखी। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर की जूट वॉल हैंगिंग है, जो कि आप देखते हैं कि वाराणसी में भी बिकती है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि साझा हो जाते हैं। तो गाजीपुर की ये जूट वॉल हैंगिंग है, जो कि काफ़ी कलात्मक होती है। और श्रावस्ती में आप चले जाएं तो वहाँ का ट्राइबल क्राफ्ट है, यानी जनजातीय शिल्प है। और गाजियाबाद की अभियांत्रिकी की सामग्री है, मतलब इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी गुड्स होते हैं वो यहाँ पर तैयार होते हैं। जबकि संभल जो क्षेत्र है, यहाँ पे हॉर्न बोन के जो हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हस्तशिल्प है, वो तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो लिस्ट है इसे देखा। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी है। तो गोंडा को देख लेते हैं, दाल प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। और हाँ, सिद्धार्थनगर जो है ना, वो काला नमक चावल के लिए काफ़ी फेमस है। ये जो काला नमक चावल है, इसका नाम देखकर आप ये मत समझिएगा कि ब्लैक साल्ट की तरह इसकी महक भी होती है। इसकी महक काफ़ी अच्छी होती है, उत्तम कोटि का चावल होता है। इसके बाद आप गोरखपुर को देख रहे हैं, वहाँ का टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन होते हैं और कलाकृतियाँ होती हैं वो काफ़ी फेमस है। सीतापुर की दरी है, कारपेट का एक स्वरूप होता है दरी, जो कि कड़ा होता है थोड़ा सा। कारपेट थोड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, दरी थोड़ी कड़ी और टिकाऊ ज़्यादा होती है। तो ये कारपेट है, मतलब दरी है असल में सीतापुर की। इसके बाद हापुड़ का होम फर्निशिंग है। सोनभद्र का भी कालीन ही काफ़ी फेमस है। अब यहाँ देखिए पैटर्न अलग अलग है, जैसे ये दुसुत्ती पैटर्न में बना हुआ है, ये चेक वाला पैटर्न है। और भदोही का जो गलीचा है उसमें आप देखेंगे तो फूल का पैटर्न बनेगा, जानवरों के भी पैटर्न बनाए जाते हैं और वो वेलवेट जैसा मखमली उभरा रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ सुल्तानपुर है, जो कि मूंज उत्पाद के लिए जाना जाता है। मूंज के काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे जो सुंदर प्रोडक्ट हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ नीचे जरी जरदोजी, अब देखिए यहाँ काम का मतलब जो कामकारी है उसमें पैटर्न में परिवर्तन आ गया है। तो जरी जरदोजी का जो काम है वो उन्नाव में भी होता है। हाथरस में हींग का उत्पादन या हींग से संबंधित जो प्रोडक्ट है वो तैयार किए जाते हैं। हमीरपुर के जूते काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी कलात्मक भी होते हैं असल में। वाराणसी की बनारस की साड़ी, मतलब बनारसी रेशमी साड़ी जो है वो काफ़ी फेमस है। अब रेशमी साड़ी में होता क्या है कि जरी का काम किया जाता है। तो जरी का मतलब यहाँ पे वो सस्ते तार वाले नहीं, बल्कि सोने और चांदी के तार जो है वो उसकी बनावट में इस्तेमाल किए जाते हैं। और विशेष रूप से ये रेशम की बनी होती है। इसमें कंट्रास्ट कलर वर्क का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आंचल जो है उसका पैटर्न और कलर जो है वो थोड़ा दूसरा होगा, मतलब जस्ट अपोजिट होगा। जैसे लाल और नीले का कॉम्बिनेशन है, पूरा जो साड़ी है वो लाल रंग की है, आंचल नीला है, तो ऐसा कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन होता है, देखने में काफ़ी आकर्षक होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। देखिए जालौन, तो जालौन का जो हैंडमेड पेपर क्राफ्ट है, ये कागज से बनने वाली कई तरह की कलाकृतियाँ और चीज़ें होती हैं, तो वो जालौन की काफ़ी फेमस है। तो इस तरीके से हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आखिरकार कंप्लीट कर ही लिया है। अब इसके बाद जो आगे की चीज़ हम देखने वाले हैं वो है असल में शोध संस्थान। अपने प्रदेश में कई सारे शोध संस्थान स्थित हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पर स्थित है, उनकी लोकेशन पूछी जाती है। तो भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, असल में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जहर के बारे में भी काफ़ी जानकारी चाहिए होती है, तो उसके लिए जो शोध का क्षेत्र बना हुआ है, मतलब अनुसंधान संस्थान, वो लखनऊ में है। तो ऐसी चीज़ों को याद करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि लखनऊ में जितने हैं, मतलब एक जिले में जितने हैं, उनको आप एक साथ लिख कर याद करिए। तो लखनऊ में आप देख रहे हैं अच्छे खासे यहाँ पे संख्या जो है मजे सी है। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। इसमें लखनऊ 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 दिया हुआ है, तो इसमें बीच में आप इसमें भूल मत करिएगा, ठीक है। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। फिर इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है वो लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो है वो भी लखनऊ में ही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सुगंधित पौधों वाला जो बागवानी क्षेत्र केंद्र है, इसको CIMAP कहा जाता है, CMAP कहा जाता है असल में, ये भी लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ये भी आपका लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन ये भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी लखनऊ में। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। माफ कीजिए, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसको आप यहाँ से अलग कर लीजिए, ये हापुड़ में है, ठीक। यहाँ आपने देखा था ये चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में था, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका जो लोकेशन है वो हापुड़ में। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला ये आपके लखनऊ में।
तो जो लखनऊ वाले हैं उनको एक जगह कर लीजिए, जो कानपुर वाले हैं उनको एक जगह कर लीजिए। ऐसे ही जो स्थान विशेष में कई सारे एक साथ मिल रहे हैं उनको आप एक साथ याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें आप, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर में है, माने बरेली में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका मथुरा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये वाराणसी में है। और कोशिकीय निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान, मतलब ट्यूमर का वहाँ रिसर्च वर्क होता है, तो वो नोएडा में है। इसके बाद कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है राष्ट्रीय स्तर का है, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये आपका झांसी में है। प्रयागराज में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सहारनपुर में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये IICT कहा जाता है, भदोही में है। और कालीन नगरी भदोही को कहा जाता है। इसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी आपका इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है। और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान जो है, इसकी लोकेशन है नोएडा में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आप नीचे देख रहे हैं, ये प्रयागराज में है। और सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका वाराणसी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इसके बाद आप देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये नोएडा में है। और वीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है वो भी नोएडा में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसका कि पहले नाम था आम अनुसंधान संस्थान, लेकिन बाद में चेंज करके रख दिया गया, ये आपका लखनऊ में। तो ऐसे हमने संस्थानों की लिस्ट को देख लिया है। अब आगे चलते हैं और प्रमुख पार्क और सिटी जो है उनको देख लेते हैं। तो पार्क का मतलब वो आप जहाँ पे रोज टहलने जाते हैं वो पार्क नहीं है। यहाँ डिफेंस पार्क और एरोस्पेस पार्क जैसे जो पार्क हैं वो दिखाए जाएंगे। तो डिफेंस पार्क की जो लोकेशन है ना, उसमें आप कई जगहों को देख रहे हैं, जैसे कि कानपुर में है, झांसी में है और लखनऊ में है। साइबर सिटी कहा जाता है कानपुर को। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो है वो नोएडा में है असल में। लायन सफारी पार्क आपका इटावा में है। रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है, ये कॉरिडोर आपका अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ को कवर करता है। यहाँ आप एरोस्पेस पार्क को देख रहे थे जो कि छूट गया था बीच में, इसे देख लीजिए, लखनऊ में है। और बाकी कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर इसकी लोकेशन। और क्षेत्रीय साइंस सिटी जो है ये लखनऊ में आपकी है। नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है। ट्रोनिका सिटी कहा जाता है गाजिया, मतलब ट्रोनिका सिटी की जो लोकेशन है वो गाजियाबाद में है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क जो है वो आपका कानपुर में। नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में है। और चलते हैं नीचे, निकिटा सिटी जो है, निकिटा इसको असल में निकिटा कहा जाता है, ठीक है। तो निकिटा सिटी जो है वो असल में कानपुर और उन्नाव के बीच में है। इसकी लोकेशन जो है वो दी हुई है। डीबियापुर जो है ये औरैया में पड़ता है, वहां पे है प्लास्टिक सिटी। लेदर पार्क आपका आगरा में है। मेडी सिटी जो है वो चकगंजरिया में है, मतलब ये लखनऊ क्षेत्र है। और थीम पार्क जो कि पर्यटन से रिलेट करता है वो असल में आगरा में है। वेब सिटी आपकी गाजियाबाद है। और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये ग्रेटर नोएडा, आगरा दोनों जगह पे है। टेक्सटाइल और होजरी पार्क आपका कानपुर में है। और साइंस पार्क संडीला में पड़ता है। संडीला कहाँ पे है, तो ये हरदोई जिले में पड़ता है। एग्रो पार्क आपका बाराबंकी और वाराणसी दोनों जगहों पे है। और टॉय सिटी आपकी ग्रेटर नोएडा में है। तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये बंथर में है। बंथर जो जगह है वो उन्नाव में पड़ती है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद जो है यहाँ पे एपरल पार्क है असल में, जो कि टेक्सटाइल पार्क है। इसका जो असल मतलब है उसे समझ लीजिए। इसके बाद सोलर सिटी पार्क, ये नीचे आप देख रहे हैं। सोलर सिटी कार्यक्रम असल में ये आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद क्षेत्र को कवर करता है। बुद्ध थीम पार्क ये सारनाथ में है, वाराणसी। और एग्रो पार्क जो है ये बाराबंकी, वाराणसी दोनों में था, तो आपने देख लिया। परफ्यूम पार्क और कहीं हो ही नहीं सकता, वो कन्नौज में ही रहेगा। और मेगा फूड पार्क जो है वो बहेड़ी में है। और बहेड़ी जो है वो बरेली में है। तो ये सब लोकेशन आपने देखी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मतलब प्रदेश की कृषि व्यवस्था से संबंधित है। इसमें देखें, प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश है असल में, वो टोटल 9 है। और किसान, ये एक क्रम से देखिएगा, पहले तो आपने ये देखा कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9 है। किसान बही योजना जो है ये 1992 की है। और किसान रथ योजना का जो समय है, ये पुरानी योजनाएं भी पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नई पूछी जाती हैं। तो 2010-11 में चलाया गया था किसान रथ योजना को। ऊर्जा शहर योजना को आप यहाँ देख रहे हैं, सन 2008 की है। चकबंदी योजना, जो चकबंदी का कार्यक्रम शुरू हुआ था, वो 1954 का है। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, 1830 की है। और राज्य दुग्ध परिषद जो है ये 1976 का है। सबसे बड़ी नहर जो है वो शारदा है। और गोकुल पुरस्कार योजना ये दुग्ध योजना है, मतलब दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई है। कृषि निर्यात जोन ये आगरा में है। आलू का यहाँ पे प्रसंस्करण होता है। लखनऊ में आम का होता है और सहारनपुर में भी आम का होता है। तो कृषि निर्यात में कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं किस क्षेत्र के, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद किसान मित्र योजना है जो कि 18 जून 2001 की है। ई डिस्ट्रिक्ट जो है ये 2009 का है, यहाँ आप ध्यान से देख पा रहे हैं। और आप देखें यहाँ, अब क्रम से देखेंगे, यहाँ तक कृषि निर्यात जोन तक हमने देख लिया था, ये सारणी यहाँ पूरी हुई। कृषि से संबंधित तथ्यों को देखने के बाद अगला जो हमारा नंबर है देखने का, वो है उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो उद्योगों में अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार भी यही देता है।
सबसे ज़्यादा रोजगार तो कृषि में मिलता है, मतलब एक पूरा परिवार ही कृषि से कमा खा सकता है, कहीं बाहर ना भी जाए तो रोजगार के मामले में वो तो नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर है हैंडलूम यानी हथकरघा। और संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो टोटल अगर देखा जाए ये 2020 तक का रिकॉर्ड है, 31 अक्टूबर तक का, तो इनकी संख्या है 13। और इंडियन, यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड जो है ये असल में बाराबंकी में है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म ये नैनी में है, प्रयागराज में। हालांकि इसकी शुरुआत, मतलब फर्म तो बाद में लगाया गया, इसकी शुरुआत हुई थी झांसी से और बाद में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। तो वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म जो है ये नैनी में है, मतलब प्रयागराज में। पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में खोली गई थी, 1903 का समय था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, यहाँ आप देख रहे हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, पहली चीनी मिल वाला ये 1903 की है, काफी पुरानी है। तो यहाँ तक हमने देखा मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। और भारत का जो स्टील रोलिंग मिल है, मतलब कारखाना है, वो मुजफ्फरनगर में है। रेल पहिया कारखाना ये रायबरेली में निर्माणाधीन है। और टाटा मोटर्स, मतलब इनका जो ट्रक का प्लांट है, ट्रक बनाने का जो प्लांट है, वो लखनऊ में है। इसके बाद इंडियन पॉलीफाइबर्स को हमने देख लिया था, वैद्यनाथ को देख लिया था। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड जो है वो भी नैनी प्रयागराज में है। और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, यहाँ आप देख रहे हैं ये नैनी में है, ये भी प्रयागराज में। प्रयागराज का ये औद्योगिक क्षेत्र है नैनी। इसके बाद आयुध उपस्कर कारखाना है, ये हजरतपुर में पड़ता है, हजरतपुर यानी कानपुर में पड़ता है। अफीम फैक्ट्री आपकी गाजीपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना, ये इफ्को कहा जाता है शॉर्टकट में, ये असल में आंवला में है। आंवला क्षेत्र जो है ये आप देख रहे हैं, ये बरेली में पड़ता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो कारखाना है वो झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर का मतलब अमेठी में स्थित। तो ऐसे हमने देखा। और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का जो केंद्र है, कारखाना है, वो लखनऊ में। हमने कुछ यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको देखा, साथ में उनके जिलों का भी नाम देख लिया है। अब यहाँ हम देखने वाले हैं औद्योगिक संस्थानों को, और साथ में हम देखेंगे उनकी अवस्थिति और साथ में स्थापना, मतलब स्थापित कब हुए थे ये भी साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे कभी कभी लिस्ट मिलान के लिए आ जाता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, इसको शॉर्टकट में कहते हैं यूपी का। ये यूपी का है ना, तो यूपी का। और इसके बाद आप देखिए कानपुर इसकी अवस्थिति है, ये कानपुर में स्थित है। 1952 में इसको स्थापित किया गया था, काफी पुराना है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर में है, इसे 1958 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये भी आपका कानपुर में 1954 का है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में है, 1966 का है। प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम, जिसे कि पिकअप कहा जाता है, ठीक है, शॉर्टकट इसका जो नाम है वो पिकअप है, लखनऊ इसका केंद्र है और ये 1972 का है। राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड जो है वो आगरा में है, 1974 का है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये कानपुर में पड़ता है और इसकी जो मतलब इसकी जो अवस्थिति है वो कानपुर में है, 1961 का ये है, असल में समय दिया हुआ है। और आप देखें तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में है, 1974 का है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगली जो सारणी, उसमें औद्योगिक विकास प्राधिकरण को कवर किया जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, न्यू ओखला जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, ठीक है, ये नवीन ओखला, मतलब इसे हिंदी में अगर आप देखें तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण असल में ये आपका नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर। इसे शॉर्टकट में नोएडा कहा जाता है, इसका जो पूरा नाम है वो आपने देखा। इसके बाद गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको शॉर्टकट में छोटे नाम के तौर पे गीडा कहा जाता है, और ये लोकेशन इसकी कहाँ पे है, तो गोरखपुर में। और आपका सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है ये सीडा कहा जाता है, जौनपुर इसकी लोकेशन है। वृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको ग्रेटर नोएडा कहा जाता है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और यहाँ नीचे आप दो चीज़ों को देख रहे हैं, तो लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये आपका, इसे साफ कर लेते हैं, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण को शॉर्टकट में कहते हैं लीडा, और इसकी जो लोकेशन है वो लखनऊ में ही रहेगी। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो इसको शॉर्टकट में कहते हैं बीडा, लोकेशन इसकी भदोही में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर्यटन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे भी गए हैं। जैसे यहाँ पहला देखिए आप, पर्यटन विभाग की स्थापना प्रदेश में होती है और समय है 1956 का। इसके बाद पर्यटन निदेशालय को आप देख रहे हैं, 1972 का है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में, और पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था। पहली जो पर्यटन नीति आती है प्रदेश की वो 1998 में आती है, समय आप देखिए। फिर 2018 में एक बार फिर से पर्यटन नीति में मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क की अगर बात करें तो इसमें 3 जिलों का नाम आप देख रहे हैं, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। और उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क जो है ये भारत में आगरा से लखनऊ और वाराणसी तक फैला हुआ एक ट्रैंगुलर शेप का नेटवर्क है, ठीक है, ट्रैंगुलर नेटवर्क है, मतलब त्रिभुजाकार। और ये लगभग 700 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, यानी एक बड़ा क्षेत्र इसमें आता है। और पर्यटन संबंधी जो पेइंग गेस्ट योजना है वो 1994 की है। मैत्रेय परियोजना ये बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जो हमारे प्रदेश के स्मारक हैं उसमें पहले तो ताजमहल है जो कि 1983 में ही शामिल कर लिया गया था। उसके अलावा आगरा का किला है जो कि 1983 में ये भी शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी को बाद में शामिल किया गया है 1986 में। और कुंभ मेला जो है ये 2017 में मान्यता प्राप्त किया है।
इसके बाद मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान, ये आपका चिन्हट में है, लखनऊ इसकी लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें जैसे कि सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान जो अपने प्रदेश में है, उनका स्थापना वर्ष और अवस्थिति हम देखेंगे। तो सबसे पहले राज्य ललित कला अकादमी, यहाँ पे लखनऊ इसकी अवस्थिति है, 1962 में ये स्थापित हुआ था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये आपका लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। समय इसका 1957 का है, स्थापना का। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का जो स्थान है वो लखनऊ है, 1969 में स्थापित हुआ था और इसका पुराना नाम था संगीत नाट्य भारती, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती, और 1963 में ये स्थापित हुई थी। कुल मिलाकर इसका जो नाम है ना वो यहाँ चेंज कर दिया गया है, तो पहले का क्या नाम था और अभी क्या नाम है वो आपको बताया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार को आप देख रहे हैं, जो कि प्रयागराज में है। इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पे है? प्रयागराज में है, और ये 1947 का है, देश की आज़ादी के समय का है। भारतेंदु नाट्य अकादमी को आप देखें, ये लखनऊ का है, 1975 का है। सबसे ज़्यादा मेले अपने प्रदेश में मथुरा में लगते हैं। वैसे तो भारत पूरा ही अगर देखा जाए तो मेलों का देश है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तरह तरह के मेले लगते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं मथुरा में, और कुल 86 मेले हैं, जो कि कम नहीं कहे जा सकते। और कुषाण और गुप्त युगीन संस्कृतियों का जो एकमात्र संग्रहालय है वो मथुरा में ही है, जबकि कथक संस्थान जो है, राष्ट्रीय कथक संस्थान असल में ये लखनऊ में है। जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान ये भी लखनऊ में है। और बटेश्वर मेला जो है ना वो आपका आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला की लोकेशन कहाँ पे है? आगरा में है। और कला और शिल्प महाविद्यालय जो आप यहाँ देख रहे हैं ये लखनऊ में स्थापित है, 1911 का है। सुलहकुल महोत्सव ये आगरा में लगता है। चरकुला नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र का है। तबला सितार का आविष्कार करने वाले, तबला और सितार दो वाद्य होते हैं आप जानते हैं, तो इनका आविष्कार करने वाले अमीर खुसरो थे। और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम जो है ये 1975 का है, पुराना है ये भी। कथक जो है वो भारत मतलब उत्तर प्रदेश का अगर देखें तो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है। और अयोध्या शोध संस्थान, ये इसकी जो लोकेशन है वो अयोध्या में ही है, 1986 का है। जैन विद्या शोध संस्थान ये प्रदेश का जो है लखनऊ में स्थित है, 1990 में स्थापित हुआ था। और भातखंडे संगीत संस्थान ये 1966 का है। अगली जो सारणी हम देखेंगे वो शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित विभाग और उनकी स्थापना के वर्ष देखेंगे, और उसके बाद तब हम मेले और उत्सवों की ओर चलेंगे। तो देखिए, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये जो है इसकी स्थापना का समय है 1981 का। और उत्तर प्रदेश भाषा विभाग जो है वो 1958 का है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का जो समय है स्थापना का वो 1972 का है, जबकि संस्कृत संस्थान जो यूपी का है वो 1976 का है। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद ये 1989 की है, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है वो 1976 का है। दोनों का स्थापना वर्ष समान है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, और ये समय था 1989 का। कानपुर में स्थित है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, विकलांगों के लिए ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना का समय है 1997। यहाँ समय भी आप ध्यान दीजिएगा। और हृदय रोग संस्थान और जेके कैंसर संस्थान जो है ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान ये सैफई में पड़ता है, मतलब इटावा में पड़ता है, 2005 का है। उत्तर प्रदेश में जो पहला हिंदी पत्र प्रकाशित होता है, मतलब समाचार पत्र प्रकाशित होता है, उसका नाम था बनारस अखबार, ये 1845 का है। और पहला जो उर्दू का पत्र प्रकाशित होता है प्रदेश से वो 1846 का है, सरदल अखबार इसका नाम था। उत्तर प्रदेश में लगने वाले महत्वपूर्ण मेलों को देख लेते हैं। तो हरिदास जयंती का जो मेला है वो निधिवन में लगता है, वृंदावन क्षेत्र, ये मथुरा में है, ठीक। इसकी जो लोकेशन है वो मथुरा में है। मुड़िया पूनो का मेला ये गोवर्धन क्षेत्र में लगता है। गोवर्धन पर्वत का इलाका आप जानते हैं, भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली जो है, कानी उंगली, उस पर गोवर्धन को उठा लिया था ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। तो ये गोवर्धन पर्वत का जो मेला है ये गोवर्धन क्षेत्र में लगता है। इसको मुड़िया पूनो कहा जाता है। इसका स्थानीय नाम आपको पता होना चाहिए। मथुरा इसका जिलेवार लोकेशन है। इसके बाद गोविंद साहब का मेला ये अंबेडकर नगर में लगता है, लोकेशन आप देख रहे हैं। खिचड़ी मेला जो कि खिचड़ी कहा जाता है मकर संक्रांति को, गोरखपुर में लगता है ये। और देवा शरीफ का जो मेला है ये बाराबंकी में लगता है। रामायण मेला का जो क्षेत्र है उसमें अयोध्या धाम है, चित्रकूट है और श्रृंगवेरपुर है। ये सब राम वन गमन जो पथ आता है उसके अंतर्गत देखे जाते हैं। मतलब अयोध्या से उनकी यात्रा शुरू होती है और ये सारे वो पड़ाव हैं जिनसे कि होकर भगवान राम गुजरे थे। इसके बाद श्रृंगी रामपुर का मेला और मकनपुर का मेला जो है ये फर्रुखाबाद का है। और सोरो मेला जो है ये कासगंज में लगता है। तो लोकेशन आप एक एक करके देखते रहिए, कई सारे हैं। सैयद सालार का मेला आपका बहराइच का है। और झूला मेला जो कि सावन के महीने में लगता है, श्रावण यानी सावन का महीना, झूला उसी समय पड़ता है। वर्षा की फुहारें, अब देखिए भादों में नहीं लग सकता क्योंकि भादों में जो बरसात होती है ना, आमतौर पे अब जो क्लाइमेट चेंज है उसको नहीं अगर देखते हैं, जो हमारा नेचुरल पैटर्न है, तो उसके हिसाब से भादों में मूसलाधार बरसात होती है, मतलब एकदम अनाधुन आंधी तूफान और भयंकर बारिश होगी। लेकिन सावन का जो महीना होता है उस समय रिमझिम फुहार पड़ती है, सामान्य प्रक्रिया यही होती है। तो उस समय जो कुंवारी कन्याएं होती थी पहले के समय में, वो झूला, नीम के पेड़ खोजती थी और उस पर झूला डालती थी। और सिर्फ वही नहीं झूलती थी बल्कि बहुत सारे लोग उसमें झूलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये झूले पर ही मेले लगने लगे।
तो झूला मेला जो फेमस है वो मथुरा और अयोध्या धाम का है, वैसे तो अपने पूरे उत्तर प्रदेश में ये चलन में आ जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं ढाई घाट का मेला। तो ढाई घाट का मेला आपका शाहजहांपुर में लगता है। मतलब झूला लगे और मेला लगे ये आवश्यक नहीं है, लेकिन झूला में मेला जैसा माहौल हो जाता है। और इसके बाद ध्रुपद मेला जो आप देख रहे हैं ये वृंदावन और वाराणसी दोनों में लगता है। विंध्याचल देवी का मेला मतलब विंध्यवासिनी देवी का मेला जो है वो मिर्जापुर में लगता है, नवरात्र में लगता है। एक तो शारदीय नवरात्र होता है, वासंतिक नवरात्र होता है जो अभी बीता है, ठीक। इसके बाद आप देखें उत्तरायणी का जो मेला है ये बरेली में लगता है, वही मकर संक्रांति का समय है। देव छठ का मेला दाऊ जी में लगता है। दाऊ जी कहाँ पे है? तो मथुरा में है। तिगरी का मेला जो है ये अमरोहा का है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले तो मथुरा में लगते ही हैं, आपने देखा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लगते हैं। अभी पीछे वहाँ दिखाया गया था, संख्या भी बताई गई थी, तो देखते हैं आपको कितना याद है। इसके बाद खारी झल्लू, ये अच्छा नाम है। खारी झल्लू का जो कार्तिक महीने का मेला है ये बिजनौर में लगता है। और सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में। ज़्यादा लगते हैं तो कम वाला भी प्रश्न उठता है ना। मनुष्य का जो दिमाग है वो निहायत ही जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है कि जब ज़्यादा वाला मालूम हो गया तो कम वाला पता होना चाहिए, तो कम लगते हैं भाई पीलीभीत में। इसके बाद चैत्र रामनवमी का जो मेला है, कार्तिक का परिक्रमा मेला जो है, ये सब अयोध्या धाम में लगता है। चैत्र रामनवमी से लेकर कार्तिक महीना जो है ये पूरा भगवान राम से जुड़ा हुआ है। मतलब एक क्रम से अगर आप देखें तो चैत्र में उनका जन्म होता है, उसके बाद वनवास की अवधि जब वो बिताते हैं और अंत में रावण से युद्ध होता है तो वो दशहरे का टाइम रहता है। अयोध्या लौट के आते हैं तो वो कार्तिक की अमावस्या रहती है, यानी दीपावली। अमावस्या का समय था, एकदम घनघोर अंधेरा रहता है, तो अयोध्या वाले दिया जलाते हैं रोशनी के लिए, तो वो दीपावली की परंपरा वहाँ से निकलती है। तो ये सब भगवान राम से जुड़ा हुआ है, तो ये अयोध्या धाम क्षेत्र है। इसके बाद आप महाकुंभ मेला लग रहा है, जो कि देख रहे हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और ये कहाँ पे लगता है? गंगा यमुना सरस्वती का जो पावन संगम है, मतलब प्रयागराज में इसका आयोजन होता है। और ये हर 12 साल के अंतराल पे लगता है। और पौराणिक मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था देवों और दानवों के बीच में खींचतान, उसका उद्देश्य क्या था? अमृत की प्राप्ति। लेकिन बहुत सारे उसमें से रत्न और तमाम चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक। निकलता है उसमें से जहर, जो कि लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता, तो महादेव उसको धारण करते हैं। बाकी अमृत निकलता है तो आपस में खींचतान मच जाती है, मतलब छीना झपटी मच जाती है। राक्षस लेकर भागने लगते हैं। फिर भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार धारण करना पड़ता है। तो मोहिनी जो है वो अपना छल पूर्वक देवताओं को पिला डालती हैं। और उसी में राहु केतु जो है वो बैठ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये देवताओं को पिला रही है, सिर्फ दानवों को पिलाने वाली है नहीं, तो वो गलती से अमृत पी लेते हैं। अब इस खींचतान में देखिए देवता और दानव जो है वो आपस में अमृत की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो संघर्ष में अमृत का जो कलश था यानी घड़ा था, उससे बूंदें छलक कर धरती पर गिरती है। और धरती पर जहाँ जहाँ गिरती हैं वहाँ वहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है, ऐसी मान्यता है। तो वो अमृत मंथन वाली जो कहानी थी उसे आपने देखा। तो महाकुंभ का मेला ये प्रयागराज में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है। 12 साल के अंतराल पे, पहले इसका नाम कुंभ था, ठीक है। और 6 साल के अंतराल पे जो आयोजित होता था उसको अर्ध कुंभ कहा जाता था। लेकिन सरकार के द्वारा ये नाम परिवर्तन किया गया, तो बड़े वाले को कह दिया गया महाकुंभ, और 6 साल के आधे अंतराल पे जो लगता है उसको कुंभ कहा गया। तो खैर ये नाम परिवर्तन है, फिलहाल ये सबसे बड़ा है। ककोरा वाला जो है ये बदायूं में लगता है। और नैमिषारण्य में लगता है परिक्रमा मेला, ठीक है। ये फाल्गुन में लगता है, फाल्गुन महीना, सीतापुर क्षेत्र है। और गोला गोकर्णनाथ का मेला ये खीरी का है। और रामनगरिया मेला ये गंगा के किनारे लगता है फर्रुखाबाद में, कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं। बटेश्वर का मेला ये पशु मेला। इसमें से बहुत सारे ऐसे मेले हैं जहाँ मवेशी इकट्ठे होते हैं। सिर्फ मवेशी नहीं, बहुत तरह के रंग बिरंगे जानवर वहाँ पे खरीद फरोख्त किए जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं बल सुंदरी का मेला, ठीक है। बल सुंदरी का मेला ये यहाँ पे है, सहारनपुर में लगता है। और बटेश्वर का मेला आपने देख ही लिया, आगरा में लगता है। कालिंजर का मेला ये बांदा में लगता है। और ददरी मेला, ददरी घाट का मेला, ददरी घाट है एक, और ये बलिया में है, ठीक है। बलिया में मेला भी लगता है। ये पशु मेला है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। सोनपुर का मेला जो पशु मेला लगता है कार्तिक के महीने में, वो सबसे बड़ा है। और ये दूसरे नंबर पर है ददरी घाट का मेला, जो कि पशु मेला है। यहाँ बहुत सारे जानवर इकट्ठे होते हैं, मतलब सिर्फ गाय भैंस ही नहीं, भेड़ बकरी से लेकर ऊंट तक तमाम पशु यहाँ पे ले आए जाते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है पूरे भारत में, बलिया में लगता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कजरी मेला, कजली मेला असल में, और चरखारी का गोवर्धन नाथ मेला ये जू मेला है। मतलब असल में गोवर्धन नाथ जू मेला, जी को जू कहा जाता है, ठीक। तो उस हिसाब से ये जू लिखा हुआ है। महोबा में लगता है कुल मिलाकर। और कांपिल्य मेला ये कांपिल्य क्षेत्र फर्रुखाबाद में लगता है। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है। और सरधना वाला जो है ये सरधना एक क्षेत्र है मेरठ में, वहां पर लगता है। श्रावणी का मेला कहाँ नहीं लगता? सावन के महीने में, लेकिन यहाँ पर संकीसा का नाम आप याद रखिएगा, फर्रुखाबाद। और नौचंदी का मेला ये चैत्र महीने में पूरे 1 महीने तक चलता है, मतलब पूरा चैत महीना, मेरठ में लगता है। देव छठ, श्रावणी और जन्माष्टमी का मेला ये कृष्ण नगरी मथुरा में लगता है। और जन्माष्टमी के मेले जगह जगह पूरे प्रदेश में लगते हैं, लेकिन जो सबसे भव्य होता है उसकी चर्चा होती है। इसके बाद सिकरी का मेला है जो कि मोदी नगर यानी गाजियाबाद में लगता है। और नवरात्रि, गणगौर मेला, कैलाश मेला ये सब आगरा में लगते हैं। बसंत गंगा मेला जो है ये गढ़मुक्तेश्वर यानी हापुड़ में लगता है, इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद नकटैया का मेला जो है ये दशहरे के मौके पे चेतगंज वाराणसी में होता है। सुपर्णखा की नाक काटी गई थी लक्ष्मण जी के द्वारा, उसी का यहाँ पे अभिनय किया जाता है।
इसके बाद नाटी इमली का भरत मिलाप इसमें दिया ही नहीं है, तो वो भी इसमें होना चाहिए। नाटी इमली का भरत मिलाप का मेला भी काफ़ी फेमस होता है, मतलब रामनगर की रामलीला आप जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। रामलीला की शुरुआत ही जो क्षेत्र उसका है ना, वो तुलसीदास जी के द्वारा आरंभ की जाती है राम कथा को प्रचलित बनाने के लिए। तो रामचरितमानस जब वो लिख कर तैयार कर लिए, तो उसके बाद उसका घूम घूम कर वाचन करते थे लोग, उसकी चौपाइयाँ सुनना पसंद करते थे, तो उसी के आधार पर उन्होंने अभिनय करवाना शुरू किया। तो रामलीला के जो शुरुआत करता है, मतलब प्रारंभ करता है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो उन्होंने ये परंपरा शुरू करवाई थी। और यहाँ आप देखते हैं कि नकटैया मेला, इसके अलावा नाटी इमली क्षेत्र जो है वहाँ भरत मिलाप होता है, मतलब भगवान राम और भरत जो है वो ऐसे पानी में नौका के द्वारा उन्हें ले जाया जाता है और वहाँ मिलाप होता है। तो वो चीज़ आपने देखी, वो सब जो है ये वाराणसी क्षेत्र में लगता है। कंसवध का मेला ये हमीरपुर में भी लगता है, मथुरा और फतेहपुर सीकरी में भी इसका आयोजन होता है। शाकंभरी देवी मेला जो है ये सहारनपुर का है। तो ऐसे हमने मेलों को देखा। अभी महोत्सव और संस्थान को देख लेते हैं। तो महोत्सव और स्थान यहाँ 2 अलग अलग जो टेबल के पार्ट है उसमें दिया हुआ है, मतलब कुल मिलाकर 4 कॉलम बने हुए हैं, आप देख ही रहे। तो महोत्सव और स्थान इधर वाला पहले देखते हैं। बिठूर गंगा महोत्सव जो है ये कानपुर का है, और सैफई महोत्सव ये जनवरी में होता है, मतलब आयोजित होता है, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मतलब इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। हर महोत्सव का थीम एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ ये सैफई इटावा में आयोजित होता है। गोरखपुर महोत्सव जो है ये भी सांस्कृतिक महोत्सव है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के केंद्र में रखकर किया जाता है। जनवरी में आयोजित होता है, गोरखपुर क्षेत्र है। झांसी वाला जो है वो आयुर्वेद महोत्सव है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव है। वैद्यनाथ कंपनी यहाँ की है, मूल रूप से यही की है, फिर इसकी बहुत सारी ब्रांच। तो झांसी में इसका आयोजन होता है। बुद्ध महोत्सव जो है ये सारनाथ में, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यही दिया था, ठीक है। वैसे बुद्ध से संबंधित बहुत सारे स्थान हैं, मतलब बिहार क्षेत्र से लेकर हम यूपी और उसके बाद आगे भी देखें तो यहाँ जो ज्ञान प्रचार करने वाला या ज्ञान देने वाला जो क्षेत्र है वो सारनाथ है। तो वहाँ से बुद्ध महोत्सव, ये सारनाथ वाराणसी का क्षेत्र है। पहले जो काशी नगरी थी वो एक महाजनपद के तौर पे जानी जाती थी, काशी महाजनपद, आपने नाम सुना है। तो उसके चारों ओर का क्षेत्र पूरा जंगली था, उसे मृगदाव कहा जाता था, ठीक है। मृगदाव का मतलब होता है ना जहाँ हिरण का शिकार किया जाए, दाव का मतलब होता है दाव लगाना, और मृग मतलब हिरण। तो ये सुनसान जगह होती थी जहाँ ऋषि महात्मा अपना ध्यान तपस्या के लिए आते थे। तो गौतम बुद्ध यहीं पर टिकते हैं, उन्हें काशी में टिकने नहीं दिया जाता है। वहाँ जो काशी जी के पंडे हैं ना, मतलब विश्वनाथ जी के पंडे, वो उन्हें वहाँ रुकने नहीं देते हैं। तो ये बाहर अपना वाराणसी से बाहर जो जंगली क्षेत्र होता है वहाँ रुकते हैं, और वहीं पर 5 लोग इन्हें मिल जाते हैं जिन्हें ये उपदेश देते हैं। तो वो उपदेश देने वाला स्थान है सारनाथ। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ आप आगे चलें तो देखिए कन्नौज महोत्सव जो है ये कन्नौज का ही है, और कांपिल्य उत्सव जो है ये जैन मंदिरों में लगता है, फर्रुखाबाद इसका बेसिकली रीजन है। इसके बाद त्रिवेणी महोत्सव है, ये वोट क्लब पर फरवरी में आयोजित होता है। प्रयाग उत्सव इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका जो क्षेत्र है वो प्रयागराज है। इसके बाद गंगा वाटर रैली को आप देखें, ये प्रयागराज और वाराणसी क्षेत्र पूरा जो गंगा का इलाका है वहाँ पे। इसके बाद लठमार होलिका उत्सव है और रंगोत्सव बरसाने में लगता है। ऐसे ढाल नुमा जो बचाव के लिए उपकरण होता है उसको जो पुरुष हैं वो पकड़े रहते हैं, महिलाएं लाठी से पीटती हैं, यही होली का त्यौहार होता है। तो ये मजेदार होता है देखने में। तो ये बरसाना और नंदगांव मथुरा इत्यादि में लगता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि गोपिकाएं जो है वो रंग लगाने की कोशिश कर रही थी, और जो ग्वाले हैं वो बचने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे गोपियों और भगवान कृष्ण की जो लीला है उसी को जोड़कर देखा जाता है। तो ये रंगोत्सव आयोजित किया जाता है। इसके बाद आप देखें अमीर खुसरो महोत्सव, तो ये पटियाली कासगंज में आयोजित होता है। हुरंगा होलिकोत्सव ये दाऊजी यानी मथुरा में लगता है। ताज महोत्सव जो है ये आगरा का है, मुगल संस्कृति और भारतीय कलाओं का यहाँ पे प्रदर्शन होता है। इसके बाद फालन होलिकोत्सव, ये प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलने का यहाँ पे स्वांग रचा जाता है, और ये क्षेत्र है फालन गांव मथुरा का। ठीक, प्रहलाद को उसके पिता ने ही जलाने का प्रयास किया था, और इसके लिए उसकी बुआ यानी जो होलिका रहती है वो इसे गोद में लेकर बैठ जाती है, लेकिन खुद जल जाती हैं और प्रहलाद जो है वो सही सलामत बच जाते हैं। तो वो जो परंपरा है उसको यहाँ निभाया जाता है। इसके बाद सुलहकुल का महोत्सव, और यहाँ देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता का जो भाव है वो दिखाया जाता है। इसके अलावा राम बारात उत्सव जो है यह आगरा में सब आयोजित होता है। चिता भस्मी होलिका उत्सव, चिता की जो भस्म होती है उससे होली खेली जाती है। जो अघोरी लोग होते हैं, शमशान साधक होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। और ये मणिकर्णिका घाट है वाराणसी का, जहाँ दाह संस्कार होता है। ठीक, और इसके बाद आप देखें लखनऊ महोत्सव जो है ये अवध के कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पे होता है, अवध क्षेत्र की कलाओं का प्रदर्शन होता है, लखनऊ में आयोजित होता है। यमुना महोत्सव आपका मथुरा का है, और ये चैत्र महीने की जो षष्ठी तिथि होती है उस दिन आयोजित होता है। विश्राम घाट इसका क्षेत्र है। इसके बाद वाराणसी महोत्सव जो है ये लिटरेरी फेस्टिवल है एक्चुअली, इसमें दर्शन ज्ञान संस्कृति सबका मिला जुला रूप आपको दिखाई देता है। ये आपका वाराणसी में आयोजित होता है। सरयू महोत्सव जो कि दीपोत्सव के तौर पे मनाया जाता है, ये अयोध्या धाम का है। सोन महोत्सव जो है ये सोनभद्र का है, यहाँ नाम से भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कजरी जो है ये मिर्जापुर की फेमस है, तो कजरी महोत्सव जो है ये यहीं का है। गंगा महोत्सव ये गंगा दशहरा के मौके पे वाराणसी और प्रयागराज दोनों जगहों पे आयोजित किया जाता है। और अखिल भारतीय व्यास महोत्सव जो है ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम जो है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका भी जो क्षेत्र है वो वाराणसी का ही है।
देव दीपावली का जो उत्सव है ये त्रिपुर राक्षस का वध होता है और उस वध के एवज में फिर आकाश दीप जलाए जाते हैं, आरती उतारी जाती है और तमाम तरह की जो दीपदान वाले काम है, मतलब दिए प्रज्वलित करने के काम है, वो होते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत होता है। देव दीपावली वाराणसी की, वो वाराणसी में आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें आप, खनिज संसाधन कौन कौन से अपने प्रदेश में हैं उनके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से। अब यहाँ हमने टेबल बहुत सारी देख ली है, तो थोड़ा सा मोड चेंज कर लेते हैं। बुलेट पॉइंट के रूप में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पहले पॉइंट में आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में सबसे पहले भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की जाती है। ये निदेशालय स्थापित कब हुआ था? 1955 में। देखिए, हर राज्य या हर देश, बड़े तौर पे देखें तो देश और छोटे में देखें तो राज्य, और उससे भी छोटे में चले जाएं तो जिला, ये अपने आसपास मौजूद जितनी भी प्राकृतिक धरोहरें होती हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिसके सहारे जीवन शैली बढ़िया तरीके से चल पाए और विकास लोग कर पाए, उसको खोजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कहीं से किसी खनिज की प्राप्ति का अंदेशा होता है तो वहाँ भीड़ जुड़ जाती है, सरकार वहाँ पे शोध करवाने लगती है, स्थानीय प्रशासन जो है वो अलर्ट हो जाता है। तो लोग क्या चाहते हैं? जमीन के अंदर से इन कीमती पदार्थों को खोद कर बाहर निकाला जाए और इनका जितना लाभ ले सके उतना लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में जो इस एवज में काम करने की शुरुआत की जाती है, वो खनिज संसाधनों की खोज और विकास के लिए उद्योगों की स्थापना हेतु जो निदेशालय स्थापित होता है वहां से होती है। और निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1955 में। इसके बाद 1974 का समय, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खनिज विकास निगम यूपी का जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। अब ये समय जो है ये 1974 का है। तो ध्यान दीजिएगा, निदेशालय की स्थापना काफी पहले हुई है, लेकिन जो खनिज विकास निगम है वो 1974 का है। इसके बाद खान और खनिज अधिनियम 1957 की जो धारा 15 है, उसके हिसाब से उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित रखने हेतु जो अधिकार है वो प्रदेश सरकार के पास है। मतलब इस मामले में जितने भी निर्णय लेने का हक है वो प्रदेश की सरकार के पास है। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उप खनिज परिहार नियमावली 1963 बनाई गई। खनिज संसाधनों को हम जमीन से खोद के निकालते हैं, तभी तो उन पदार्थों का नाम हमने खनिज रख दिया है, जो कि खोद कर प्राप्त किए जाएं, खनन के माध्यम से प्राप्त किए जाएं। तो जब आप धरती में से खोदते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो अथाह भंडार है। ठीक है कि बड़ी मात्रा में वहाँ स्टोर है, लेकिन कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब आप जमीन को उतना खोदते हैं तो वहाँ से तमाम और जो पर्यावरण संबंधी विसंगतियाँ हैं वो पैदा होती हैं। तो इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक खनन आवश्यक है। ठीक है, मतलब उतना ही हम खोदें जितनी आवश्यकता है, और खान का जो स्वरूप है और वहाँ जो उत्खनन की प्रक्रिया है वो भी काफ़ी नियंत्रित होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ एक और समस्या होती है कि जो खनिज संसाधन है उनको चुराने का और उनकी जो अवैध स्मगलिंग का प्रयास है वो भी चलता रहता है। उसमें जो खनन माफिया हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन सब पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए थे, जिन्हें कि आपने देखा। अब देखें कि पहली जो खनिज नीति है ये दिसंबर 1998 में आती है, और इसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया जाता है और प्रदेश के 12 जिलों को चिन्हित किया जाता है। प्रदेश में 12 जिलों को चिन्हित किया जाता है जो कि खनिज बहुल क्षेत्र थे, जैसे कि इलाहाबाद, झांसी। जो 12 जिले हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। ये सब जो जिले हैं ना, ये खनिज की बहुलता वाले हैं। यहाँ से कोई ना कोई खनिज प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है या एक से ज़्यादा भी प्राप्त होते हैं। 30 मई 2017 ये जो समय है, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत और पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी दी गई थी। तो हमेशा जब खनन नीतियां बनती हैं तो कहा जाता है कि ये निहायत ही मजबूत है और उतनी ही पारदर्शी है, मतलब इसके अंदर सारी चीज़ जो है वो साफ सुथरी है। लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको क्रियान्वित किया जाता है, तब उसमें विसंगतियां पैदा होती हैं। तो खनन में घालमेल तो अभी भी चलती है, तमाम तरह से उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग है वो होती है, लेकिन उसके बावजूद जो रेगुलेशन के लिए नियम बनाए गए हैं, कम से कम हमें वो जानने आवश्यक है। तो ताकि भविष्य में अगर आप प्रशासक बने तो आप इन चीज़ों को नियंत्रित कर सकें, इसका ये मतलब है। तो यहाँ देखिए, पारदर्शी खनन नीति जो है इसको मंजूरी दी गई थी, ये 2017 की बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें, अब यहाँ टेबल एक बार फिर से हाजिर हो गई है। तो इसमें खनिज दिया हुआ है और जिले का नाम दिया है, मतलब कहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोयला चाहिए तो आपको सिंगरौली जाना चाहिए। जिप्सम की अगर आवश्यकता है तो आप कहाँ से खोद कर निकालेंगे? देखिए, जिप्सम की प्राप्ति आपको झांसी से भी हो सकती है और हमीरपुर से भी हो सकती है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, आप जानते ही हैं, चित्रकूट से प्राप्त होता है। डोलोमाइट जो है ये बारी नाम का क्षेत्र है सोनभद्र में, वहां से निकलता है। सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर मिर्जापुर चुनार रीजन जो है, चुनार के बलुआ पत्थर से ही अशोक की लाट जो है, अशोक का जो स्तंभ है वो तैयार हुआ है, जिसका कि जो शीर्ष है, जिसमें कि एक उल्टे कमल पे 4 शेर आपस में पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, है ना, वो पूरा दिखाया गया है। तो वो जो राजकीय चिन्ह है हमारा, उस बलुआ पत्थर स्तंभ से लिया गया है। तो वो बलुआ पत्थर और उस तरह के जो तमाम सैंडस्टोन है वो मिर्जापुर क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इसके बाद डोलोमाइट को आपने देख लिया है, बारी सोनभद्र से प्राप्त हुआ। और डायस्पोर की जो प्राप्ति है वो झांसी से भी होती है, महोबा और ललितपुर से भी। तो आपने यहाँ देखा
झांसी से हमें जिप्सम भी प्राप्त हुआ था। पोटाश साल्ट जो है, पोटाश लवण जो है असल में ये प्रयागराज, चंदौली, बांदा और झांसी, सोनभद्र से भी मिलता है, लेकिन उतना नहीं। इसमें से कुछ ऐसे स्थान है जहाँ से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है और कुछ ऐसे हैं जहाँ से थोड़ा कम प्राप्त होता है, लेकिन मिलता है। इसके बाद ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट जो है वो बांदा से भी मिलता है, हमीरपुर से भी मिलता है, ललितपुर से भी मिलता है, महोबा से भी और झांसी से भी। इसके बाद है एंडेलुसाइट। एंडेलुसाइट जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर से प्राप्त होता है। लॉ एस्क हमें प्राप्त होता है ललितपुर से। कैल्साइट हमें प्राप्त होता है मिर्जापुर से। पायरोफिलाइट प्राप्त होता है झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर से। इतनी सारी जगह। सेलखड़ी, इसकी प्राप्ति हमें हमीरपुर और झांसी दोनों से होती है। पायराइट की प्राप्ति होती है सोनभद्र से। फेलस्पार हमें झांसी से प्राप्त होता है और चाइना क्ले जो होती है ना, चीनी मिट्टी जिसको कहा जाता है, वो हमें माफ कीजिएगा, चाइना क्ले यानी चीनी मिट्टी जो है वो हमें सोनभद्र से प्राप्त होती है। इसके बाद रॉक फास्फेट है, पायराइट्स के नीचे आप देख रहे हैं, तो रॉक फास्फेट की प्राप्ति हमें ललितपुर से होती है और सिलिमेनाइट जो है ये सोनभद्र से प्राप्त होता है। गेरू की प्राप्ति हमें बांदा से होती है। गेरुआ रंग जो है वो गेरू के नाम पे ही रख दिया गया। तो ये काफी औद्योगिक और औषधीय महत्व वाला पदार्थ होता है। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बांदा क्षेत्र। यूरेनियम की प्राप्ति होती है ललितपुर से, ये देखिए। और संगमरमर हमें प्राप्त होता है मिर्जापुर से भी और सोनभद्र से भी। तांबा हमें जो सोनराई रीजन है, सोनराई क्षेत्र पड़ता है ललितपुर में, वहां से प्राप्त होता है। और हीरा भी प्राप्त होता है अपने यूपी में। तो कहाँ से भाई? बांदा से और मिर्जापुर से। फायर क्ले हमें प्राप्त होती है बांसी, मकरी खो, ये जगह कहाँ पे? अच्छा नाम है, मिर्जापुर में ये जगह है। और इसके अलावा सोनभद्र से भी हमें फायर क्ले प्राप्त होती है। इसके बाद है चूना पत्थर। तो गुरमा, कनाज, बापुहारी ये क्षेत्र है मिर्जापुर का, वहां से, और कजराहट जो सोनभद्र का है वहां से इसको निकाला जाता है। एस्बेस्टस जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करने वाला पदार्थ होता है, ये मिर्जापुर और झांसी से प्राप्त होता है। झांसी में बड़ा गांव क्षेत्र है ना, वहां से निकलता है। संगमरमर आपने देख ही लिया है। सोना भी मिलता है, ठीक है। अपना प्रदेश इतना भी खनिज संसाधनों के मामले में पीछे नहीं है, हालांकि उतना तुलनात्मक रूप से बाकी अगर झारखंड इत्यादि को देखें तो खनिज संसाधन अपने यहाँ थोड़े कम हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं। तो सोना भी प्राप्त होता है। सोना जो है वो शारदा और रामगंगा की जो रेत है वहां से निकलने की संभावना है। इसके अलावा परसोई क्षेत्र जो चकोरिया चरका है, मतलब सोनभद्र का, और बिरवार जो ललितपुर का है, वहां से भी इसे निकाला जा सकता है। तो कई ऐसी जगह है जहां सरकार ने शोध करवाए, लेकिन अभी निकालने का काम नहीं होता। इसके बाद कांच बालू है जो कि शंकरगढ़, लोहरगढ़, ये प्रयागराज का है, वहां से निकलता है। बरगढ़ जो बांदा का है, और अलीगढ़, चित्रकूट, इन सब जगहों से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं। देखिए बेराइट्स या बेराइट्स आप कह लीजिए, ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों से प्राप्त होता है। गेरू को तो आपने पीछे ही देख लिया था। ग्रेफाइट हमें हमीरपुर से मिलता है। अब जो हम देखने वाले हैं ये यूपी के पाए जाने वाले, मतलब उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? वही तो देख रहे थे। अब यहाँ जो देखने का तरीका है, इसमें प्रमुख खनिज और जिला दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें एक जो क्षेत्र है, मतलब एक जिले में छोटे छोटे क्षेत्रों के नाम, उनको भी साथ में इसमें शामिल कर लिया गया है। मतलब और बारीकी से हम देखने वाले हैं। तो कोयले की प्राप्ति हमें सोनभद्र में बीना, ककरी, खादिया और कृष्ण शिला जो क्षेत्र है वहां से होती है। तो ये नाम भी याद रखिएगा साथ में, सिर्फ सोनभद्र से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। लाइमस्टोन हमें सोनभद्र में बिल, मरकुंडी, कजराहट, भलुआ और गुरमा क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये सब इलाकों के नाम हैं, और कहीं कहीं इलाके के नाम पे ही खानों जो मतलब खनन क्षेत्र होता है, खदानें होती हैं, उनके भी नाम रख दिए जाते हैं। इसके बाद उप खनिज है सिलिका सैंड। ये इलाहाबाद में बारा शंकरगढ़ से प्राप्त होता है, और चित्रकूट में जो बरगढ़ है वहां से प्राप्त होता है। डायस्फोर, पायरोफिलाइट्स, ये ललितपुर से आपको मिलेगा। झांसी, हमीरपुर और महोबा, ये जो 4 जगह हैं यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद ग्रेनाइट, डायमेंशनल स्टोन जो है ये ललितपुर का है, और ग्रेनाइट खंडा गिट्टी के रूप में जो मिलता है, मतलब टुकड़े टुकड़े, वो ललितपुर से भी प्राप्त होता है, झांसी से भी प्राप्त होता है। ये डायमेंशनल स्टोन जो है ये कीमती होता है, हमीरपुर से भी प्राप्त होता है, महोबा से भी प्राप्त होता है। इसके बाद डोलो स्टोन है, खंडा गिट्टी के रूप में ये भी प्राप्त होता है, ठीक। तो ये वाला जो है ये सोनभद्र से प्राप्त होता है। और सैंड स्टोन के ब्लॉक बड़े बड़े जो है, मतलब बोल्डर टाइप के, वो मिलते हैं, और खंडा गिट्टी जो है वो प्राप्त होती है, छोटे टुकड़े। तो ये सब जो इलाका है, मतलब सैंड स्टोन का, इसमें कई सारे क्षेत्र आते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर और आगरा भी इसमें शामिल है। इसके बाद बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में मिलते हैं। इससे निर्माण कार्य आमतौर पर किए जाते हैं। तो सहारनपुर और बिजनौर वाला क्षेत्र है। और मोरम बालू जो है ये जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, इन सब जगहों से प्राप्त होता है। और साधारण बालू तो जहां भी नदी है वहां से मिल जाएगा। तो देखिए, प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़ दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं मिलता है, मतलब ये जो स्थान है ना, यहाँ बालू आपको नहीं मिलेगा। तो अगर इन जिलों को हम छोड़ दें तो बाकी सारे जिलों में प्राप्त होता है, ठीक। तो ये हमने बालू की अलग अलग वेराइटी और तमाम जो उप खनिज है उनको देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे की टेबल हमको ये बताना चाहती है कि प्रमुख संग्रहालय अपने प्रदेश में कौन कौन से हैं और वो कब स्थापित हुए थे। तो साथ में इनका जो स्थान है, लोकेशन है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है, जो कि आपका कन्नौज में स्थित है, कुछ यहाँ पे है। ये 1996 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत नया भी नहीं है।
और राज्य संग्रहालय जो लखनऊ का है वो 1863 का है, ये बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है। राजकीय संग्रहालय मथुरा में भी है और ये 1874 का है, यहाँ आप देख रहे हैं 1874 का ये भी है। राजकीय जैन संग्रहालय ये मथुरा में है, 2003 में खोला गया था। राजकीय संग्रहालय झांसी वाला 1978 का है और भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय रामपुर का ये 2004 का है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, ये 1988 का है। लोक कला संग्रहालय को आप देख रहे हैं लखनऊ वाला, ये 1989 का है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी जो है ये अयोध्या वाली, इसकी लोकेशन अयोध्या में है, ये 1988 की है। कालका बिंदादिन महाराज की ड्योढ़ी और कथक संग्रहालय ये लखनऊ का है, ये 2016 का है, ध्यान दीजिएगा। और 2018 का लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय है जो कि वाराणसी में है असल में। जनपदीय संग्रहालय ये सुल्तानपुर में है, 1989 का है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये मेरठ में है, 1997 का है। और बाल संग्रहालय जो कन्नौज का है वो अभी बन रहा है। तो लोकेशन आपने देखी और उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये कुशीनगर का है, 1995 का है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा, ठीक है, पिपरहवा को आपने यहाँ देखा, ये सोनभद्र सिद्धार्थनगर क्षेत्र है असल में, मतलब एग्जैक्ट आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो पिपरहवा क्षेत्र कहाँ पे है? सिद्धार्थनगर में है। इसका जो स्थापना का समय है वो सन 2000 का है। और फर्रुखाबाद का ये पुरातत्व संग्रहालय जब बन जाएगा तो यहाँ डेट आप देखेंगे, अभी बना नहीं है पूरी तरह से। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद प्रमुख जो शिक्षण संस्थान है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहले तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसको देखेंगे, उनकी अधिसूचना या स्थापना का जो समय है वो साथ में दिया हुआ है, स्थान दिया है। तो सबसे पुराना अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी प्रयागराज विश्वविद्यालय है जो कि 1887 का है। लोकेशन बताने की आवश्यकता नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। इसकी स्थापना का समय आप बताइएगा कब स्थापित हुआ था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये आपका लखनऊ में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये अमेठी में है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये एग्रीकल्चर को समर्पित है, ये 2014 में स्थापित किया गया था, ये झांसी में है। तो यहाँ तक हमने देखा। अभी कृषि विश्वविद्यालय जो है उनको एक बार यहाँ कायदे से देखने की आवश्यकता है। इनकी स्थिति दी हुई है और साथ में वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पहले तो देखें चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर का है, 1974 का। नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या का है, 1974 का। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या कर दिया है, ठीक है। तो इसका नाम बदला है और नया नाम जो है उसी नाम से यहाँ मिलेगा भी। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये मेरठ में इसे खोला गया है, सन 2004 का है। और इसे स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा यूजीसी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद सैम हिंगबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज ये वाला जो है ये प्रयागराज का है, सन 2000 का है। और यूजीसी ने इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था, ठीक, मतलब मानद विश्वविद्यालय, डीम्ड का मतलब ये होता है। और बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को जो आप देख रहे हैं ये 2010 का है, लोकेशन इसकी बांदा है। राज्य विश्वविद्यालय जो है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को आप ऊपर ही देख रहे हैं जो कि लखनऊ की है और इसका जो स्थापना का समय है वो 1921 का है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ये जौनपुर का है, 1987 का है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ये कानपुर का है, ये 1965 में स्थापित हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर यूनिवर्सिटी आप कहते हैं तो उसका पूरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये आपका 1957 का है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा वाला, आगरा यूनिवर्सिटी जो है ये 1927 की है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में है, 1975 का है। फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया गया है तो अब यहाँ अयोध्या आ गया है, मतलब जिले का नाम चेंज हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है ये झांसी का है, 1975 का है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये मेरठ का है, 1965 का है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का है, ठीक है, ये 1958 का है। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय असल में ये बरेली का है, 1975 का। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पुराना है काफ़ी, 1974 का है, वाराणसी इसका क्षेत्र है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं, देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, और ये जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है इसकी लोकेशन लखनऊ में है। इसका जो समय है वो सन 2005 का है ये। और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ये 2018 का है, इसकी भी लोकेशन लखनऊ में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय ये भी लखनऊ में है और इसका जो समय है वो 2010 का है। विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय जो है ये यूपी का है और इसकी जो लोकेशन है वो 2008 की, माफ कीजिएगा, इसकी लोकेशन जो है वो लखनऊ की है और इसका जो समय है वो 2008 का है। इसके बाद प्रयागराज राज्य विश्वविद्यालय जो है ये 2016 का है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नाम परिवर्तित किया गया है, तो पहले रज्जू भैया नाम था, अभी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। वैसे फेमस तौर पे इसे रज्जू भैया विश्वविद्यालय ही कहा जाता है, लेकिन असल में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, तो ये आपने देखा। इसके बाद उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये ओपन यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज की है, मतलब इसका केंद्र प्रयागराज में है, 2004।
और यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में पहले ये स्थापित होता है, बाद में एक ओपन यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्राप्त हो जाता है। तो डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में इसको 1999 में ही स्थापित किया गया था, लेकिन जो वर्तमान का स्वरूप है इसका मुक्त विश्वविद्यालय वाला वो 2004 का है। और आप देखें एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, अभी इसमें कई सारे परिवर्तन हुए। कुल मिलाकर इसका स्थापना का समय देखिए 2001 का है, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ एक नोट दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए यूपी गवर्नमेंट ने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया, ये तो आप जानते ही हैं, और इसीलिए इलाहाबाद यूजीसी की वेबसाइट पर ही है, लेकिन इलाहाबाद स्थित संस्थान की वेबसाइट पर जो नाम दर्ज है वो असल में प्रयागराज है। तो कुल मिलाकर वो आगे प्रयागराज ही होने वाला है। तो ये आंकड़े जो है वो यूजीसी की वेबसाइट पे मतलब 1 जून 2020 तक अद्यतन जो है उसके आधार पर दिए गए। ये कुछ ऐसी ही जानकारी थी। अब यहाँ पर देखिए काम की बात, तो काम की बात यहाँ पे है, ये नीचे उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान, ये लंबा सा नाम। ये कहाँ पे है? मथुरा में इसकी लोकेशन है और 2001 का समय। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है, 2002 की बात है। उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है, 1949 का है, काफी पुराना है। और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में है, 1911 का है। गोरखपुर में है आपका मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और ये 2013 में स्थापित हुआ था। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में पड़ता है, मतलब सिद्धार्थनगर इसकी लोकेशन है, 2015 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो है ये असल में सैफई में पड़ता है, इसकी जो लोकेशन है इटावा में है, 2016। और हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर का है, 2016 का है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो है ये बलिया का है, 2016 का। अब यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसको भी देख लेते हैं। तो पहला जो इसमें आप देख रहे हैं वो नेहरू ग्राम भारती है, और ये प्रयागराज में इसकी लोकेशन है, 2008 में ये स्थापित किया गया था। शोभित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान ये मेरठ का है, 2006 में स्थापित किया गया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका नोएडा का है, मेरठ में 2006 में शोभित को स्थापित किया गया था। संतोष विश्वविद्यालय जो देख रहे हैं ये गाजियाबाद का है, ठीक है। संतोष विश्वविद्यालय ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है पहली बात, और ये गाजियाबाद का है, 2007 में स्थापित हुआ था। और भी ऐसे कई सारे हैं। तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जतनगर बरेली में है, 1983 की स्थापना का वर्ष है। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है ये आगरा में स्थापित हुआ था, 1981 की बात है। वाराणसी में 1988 में उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान, यहाँ तिब्बत का नाम सुनकर आप सीधे हिमालय मत चले जाइएगा, ये असल में वाराणसी में है, इसकी लोकेशन कहाँ है? वाराणसी में है। और भातखंडे संगीत संस्थान को तो आपने पीछे भी देखा है कि लखनऊ में स्थित है, सन 2000 की इसकी स्थापना का समय है। अब यहाँ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनको भी देख लेते हैं। तो बेनेट यूनिवर्सिटी है जो कि ग्रेटर नोएडा की है, 2016 की। अब इसमें आप डेट नहीं भी याद रखते हैं तो भी चल जाएगा, इनकी लोकेशन तक आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है ये बरेली का है, 2016 में स्थापित हुआ था। एरा यूनिवर्सिटी जो है ये लखनऊ की है, 2016। IIMT यूनिवर्सिटी जो है ये मेरठ की है, 2016 की ये भी है। 2015 फिरोजाबाद शिकोहाबाद में JS विश्वविद्यालय यानी जगदीश सिंह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। संस्कृत विश्वविद्यालय प्राइवेट है, ये मथुरा का है, 2016 का। महर्षि सूचना विश्वविद्यालय लखनऊ, ये लखनऊ में ही है, तो नाम से यहाँ पता लग गया, 2013 का है। रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी जो है ये बाराबंकी की है, सन 2012 की है। और ग्लोकल यूनिवर्सिटी जो है ये सहारनपुर की है, 2012 की। जेपी विश्वविद्यालय ये बुलंदशहर में पड़ता है और इसका जो समय है वो 2014 का है। रामा यूनिवर्सिटी ये कानपुर की है और 2014 की है। शोभित को आपने देखा था, यहाँ देखिए शोभित यूनिवर्सिटी जो है ये सहारनपुर की है, 2012। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय ये प्राइवेट है, ध्यान दीजिएगा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये चित्रकूट में स्थित है, 2001 का इसका समय था। गलगोटिया जो है ये ग्रेटर नोएडा में है, 2011 का है, यहाँ समय आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से शिवनादर यूनिवर्सिटी जो है आप देख रहे हैं ये भी ग्रेटर नोएडा की है, 2011 की है। नोएडा में 2005 में खोला गया था एमिटी को। और GLA जो है ये मथुरा का है, 2010 का। इन्वर्टिस जो है ये यूनिवर्सिटी बरेली में है, 2010 की है। मोनार्ड जो है ये हापुड़ का है, 2010 का ये भी है। मंगलायतन जो है अलीगढ़ में है, 2006 की बात है। और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है ये रामपुर की है, 2006 की बात है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में है, 2008। और शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है, 2009। और इसके बाद है विवेकानंद सुभारती, और ये जो है ये मेरठ में है, 2008 में खुला था। इसके बाद नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये ग्रेटर नोएडा की है, 2010 की है। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 2010 का है। IFTM यूनिवर्सिटी जो है ये मुरादाबाद की है, 2010 की है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ की जो है यहाँ आप देख रहे हैं सन 2004 की है। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला का है और ये अमरोहा में है असल में, 2010। अब नीचे जो कृषि विश्वविद्यालयों के नाम आप देखने जा रहे हैं वो ICAR के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता प्राप्त है तो उनका महत्व ज्यादा है, आइए देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर का ये मान्यता प्राप्त है। नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद का ये भी मान्यता प्राप्त है, 2 को आपने देखा। तीसरा वाला देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मेरठ का है, इसको भी ICAR के द्वारा मान्यता प्राप्त है।
इसके बाद यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो रक्षा अनुसंधान संस्थान, मतलब गो अनुसंधान संस्थान असल में ये मथुरा में है, इसकी लोकेशन मथुरा में है और ये भी ICAR के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बाद बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये बांदा में ही है, इसको भी मान्यता प्राप्त है। नीचे एक नोट दिया हुआ है, मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है उसको ICAR के द्वारा मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो ठीक है, लेकिन इसको ICAR के द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। तो यहां तक तो हमने संस्थानों को देखा। अब अपना उत्तर प्रदेश जो है वो नदियों के द्वारा लाई हुई जलोढ़ मिट्टी से बना है, तो फिर ये जानने की जिज्ञासा होती है कि गंगा और यमुना के अलावा यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं। तो उन सबको देख लेते हैं। गंगा को तो हम देखेंगे ही और यमुना को देखेंगे ही, उसके साथ भी जो सहयोगी नदियां हैं उन सबको कवर करेंगे। तो गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी का उद्गम होता है, वो अलकनंदा से मिलती हैं, फिर आगे तमाम नदियों के साथ सहयोग करते हुए हरिद्वार से वो मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं और अंत में यूपी में प्रवेश करती हैं। उसके बाद फिर यहाँ से होते हुए फिर बिहार और बंगाल से होते हुए बांग्लादेश और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये तो इनका पूरा सफर है। लेकिन यहाँ अगर उद्गम की बात करते हैं तो उत्तराखंड है। कुल लंबाई कितनी है, तो ये 2525 किलोमीटर पूरी लंबाई में फैली हुई है। और इसके साथ यमुना को देख लीजिए, यमुनोत्री ग्लेशियर जो बंदर पूंछ वाला है वहां से इनका उद्गम होता है, 1384 इनकी लंबाई है किलोमीटर में। प्रयागराज में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। घाघरा को आप देख रहे हैं, तिब्बत से उद्गम होता है, 1080 किलोमीटर लंबी। इसके बाद चंबल को आप देखें तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, 965 इसकी किलोमीटर में लंबाई है। ध्यान दीजिएगा ये लंबाई जो है ये किलोमीटर में। इसके बाद सोन को आप देख रहे हैं तो ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। नर्मदा और सोन का जो उद्गम स्थल है वो एक ही क्षेत्र है, अमरकंटक। तो सोन का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई। रामगंगा जो है ये उत्तराखंड से निकलती है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नाम बदलकर अभी रामगंगा नेशनल पार्क करने की बात चल रही है, अभी तक नहीं हुआ है लेकिन बात चल रही है। तो रामगंगा नदी जो है वो जिम कार्बेट से होकर बहती है। तो रामगंगा जो है ये उत्तराखंड से निकलती है और ज़्यादा लंबाई इनकी नहीं है, 696 इतनी जो लेंथ है उतना ये तय करती है। राप्ती जो है ये नेपाल से निकलती है, 640 किलोमीटर लंबी है। बेतवा जो है ये मध्य प्रदेश की, मतलब मध्य प्रदेश इनका उद्गम स्थान है, 590 किलोमीटर लंबाई है। गोमती जो है ये उत्तर प्रदेश में ही इनका उद्गम होता है। आपको ये बताना है गोमती का उद्गम उत्तर प्रदेश में कहाँ से होता है, कौन से क्षेत्र से, किस जिले से होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 910 किलोमीटर टोटल लंबाई है। केन की जो लंबाई है वो 427 है। इसके बाद आप टोन्स को देख रहे हैं तो टोन्स की जो लंबाई है वो 264 है, मध्य प्रदेश से निकलती है ये। और शारदा जो है ये उत्तराखंड से निकलती है, 350 मात्र इनकी लंबाई। अब झीलों को देख लेते हैं। आर्द्रभूमि क्षेत्र उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे हैं, तो यहाँ आप झीलों को पहले देखें तो झील का नाम पहले तो कीथम लेक है, सुर सरोवर, ये इसकी स्थिति अगर देखी जाए तो आगरा में है। सुरहा ताल आपका बलिया में है। मोती और गौर झील जो है ये आपकी रामपुर में है। करेला और इतौजा, यहाँ झीलों के नाम आप एक क्रम से देखेगा तो ये देखिए, कीथम हमने देखा ये आपका आगरा में है, सुरहा ताल आपका बलिया में है। इसके बाद मोती और गौर झील जो है ये रामपुर में पड़ती है स्थिति के हिसाब से। करेला और इतौजा झील को आप देखें ये लखनऊ की है। बड़ा ताल गोखुर झील जो है ये शाहजहांपुर की है और समसपुर जो झील है ये रायबरेली की है। कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड आपका कोकिलावन मथुरा में पड़ता है। बरुआ ताल, लक्ष्मी ताल, भसनेह जलाशय जो है ये झांसी का है। कुंद्रा समुंदर और नवाबगंज झील जो है ये उन्नाव की है। बल्हा पार जो है ये आपका कानपुर का है। मदन सागर महोबा में है, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है, महोबा में है। लौधी और भोजपुर ताल, राजा का बांध, ये सुल्तानपुर में पड़ता है। टांडा दरी दरार गर्त जो है ये मिर्जापुर का है, ठीक है। टांडा दरी घूमने वाला स्थान है, पिकनिक स्पॉट है, काफी सुंदर जगह है। तो टांडा दरी दरार गर्त है और ये आपका मिर्जापुर में है। औंधी ताल वाराणसी में है। मोती झील ये कानपुर की है। और बेला सागर कानपुर अर्बन एरिया की है असल में। बेला सागर को आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल लेक है, यानी कृत्रिम झील है और ये महोबा की है। इसके नीचे है चित्तौरा और पयाग, ये दोनों कहाँ के हैं, बहराइच के हैं। दरवन जो है ये अम्बेडकर नगर की है और यहाँ आप रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल को देख रहे हैं, अच्छे अच्छे नाम है, ये गोरखपुर की है। शेखा लेक जो है, शेखा झील, राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, अभी बनी नहीं है पूरी तरह से, तो ये अलीगढ़ की है। इसके बाद और भी है, कई सारे नाम है। तो नौह झील जो है ये मथुरा की है। सागर ताल आपका बदायूं का है, मतलब बदायूं में स्थित है। इसके बाद आप पनगैती और फुलहर गोमत ताल को देख रहे हैं, ये पीलीभीत की है। पीछे जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पे छिपा हुआ है। इसके बाद दहर झील है और भिजवान झील है, ये हरदोई में है। भीखा और सरसई नवार को आप देख रहे हैं, ये इटावा की झीलें हैं। सौंध झील जो है ये मैनपुरी की है। दार्शनिक कुंड ये मिश्रिक कही जाती है। और चक्रकुंड जो नैमिषारण्य का है, सीतापुर में पड़ता है। सीता कुंड और भरत कुंड ये आपका अयोध्या धाम में है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर, ये सब गोवर्धन क्षेत्र यानी मथुरा में पड़ते हैं। बखीरा लेक जो है ये संत कबीर नगर की है। और पार्वती और अरंगा ताल जो है ये आपका गोंडा में है। भुगे ताल और बिसैथा ताल ये रायबरेली में है। लिलौर जो है ये बरेली की है। ध्यान दीजिएगा, ये रायबरेली वाला जो है ना ये भुगे ताल और बिसैथा ताल है। लिलौर जो है ना वो बरेली का है। दोनों में थोड़ा सा नाम में मिलता जुलता है, तो आप कंफ्यूज ना हो।
इसके बाद ठिठौरा को आप देख रहे हैं और मुराय को, तो ये दोनों फतेहपुर की हैं। बेती, अजगरा और नैया झील जो है ये प्रतापगढ़ की है और अलवारा जो है वो कौशाम्बी की। नेक्स्ट, अब यहाँ जो बांध परियोजनाएं हैं अपने यूपी की उसको देखेंगे। तो सोनभद्र जिले में पिपरी नाम का एक स्थान है, ठीक है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। पिपरी नाम की ये जो जगह है वहां पे बहती है रिहंद नदी। अब ये जो रिहंद नदी है, इन पर 1963 में एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी, ठीक है। ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ बनाया गया था, रिहंद बांध परियोजना, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये जलाशय है, इसमें पानी को इकट्ठा किया गया और उस पानी का अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल किया गया, मतलब विद्युत बनाने में, सिंचाई के काम में। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 91 मीटर है, जलाशय की जो ऊंचाई है वो 91 मीटर। इसके बाद अगली जो बात है वो है ललितपुर जिले में। तो ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 1975 में निर्मित संयुक्त परियोजना है, मतलब इसमें 2 राज्यों का अपना हाथ है, इसमें एमपी और यूपी दोनों इन्वॉल्व हैं। ये बेतवा नदी पर बनी है, ये ध्यान दीजिएगा। और संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना, राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना, ये इसका नाम है। 1975 में ये बनती है। ऊंचाई इसकी ध्यान से देखें तो ऊंचाई है 43.80 मीटर। इसके बाद ललितपुर जिले में बेतवा पर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये है माता टीला। ये 1958 की है, वो 1975 की थी, 58 वाली। और इसकी ऊंचाई, मतलब इसकी जो बांध की ऊंचाई है, यानी जहां पे पानी को बांधा गया है वहां से जमीन तक की ऊंचाई, वो है 35 मीटर। इसके बाद सोनभद्र जिले में कनहर नदी है, उस पर कनहर बांध बांधा गया है, इसकी ऊंचाई है 39.90 मीटर। और जिरगो नदी ये मिर्जापुर में पड़ती है, इस पर जिरगो जलाशय बांध बनाया गया है जो कि 30 मीटर ऊंचा है और समय है इसका 1958 का। प्रमुख बांधों को एक बार सारणीबद्ध तरीके से कायदे से देख लेते हैं। तो ये देखिए, रामगंगा बांध जो है ये रामगंगा पर बना हुआ है। इसकी स्थिति जो है ये घामपुर बिजनौर में पड़ती है, ठीक है। ये पहला है, इसमें जो टेबल बनी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी सूचना है। फिर यहाँ से नई वाली है। तो कालागढ़ जो है, कालागढ़ बांध का नाम है, ये रामगंगा पे बना है, कालागढ़ इसकी लोकेशन है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिहंद नदी पर बना हुआ है और रिहंद क्षेत्र ये पिपरी सोनभद्र में पड़ता है असल में। रोहिणी बांध, रोहिणी डैम परियोजना जो है ये रोहिणी नदी पर बनी हुई है, ललितपुर क्षेत्र है। ओबरा जो है ये रिहंद पे बना हुआ है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र का जो है वहां पे इसकी लोकेशन है। शहजाद जो है वो शहजाद नाम की नदी पर ही बना हुआ है और ललितपुर इसकी अवस्थिति है। कोठी बांध का नाम है, कोठी डैम जो है वो रामगंगा पर बना है, बिजनौर इसका क्षेत्र है। गोविंद बल्लभ सागर पंत सागर ये यहाँ आप देख रहे हैं, गोविंद सागर असल में नाम है। यहाँ पे थोड़ा सा मिलते जुलते नाम होंगे ना, तो उसमें बारीक अंतर आपको पता होना चाहिए। तो गोविंद सागर जो बांध है वो शहजाद पे बना है, ललितपुर इसका क्षेत्र है। माता टीला बेतवा पे बना है, झांसी लोकेशन है, आपने देखा ही था। सजनाम, ये सजनाम नदी पर ही बना हुआ है डैम और ये ललितपुर में स्थित है। ललितपुर में एक और है जो कि बेतवा पे बना है, राजघाट वाला। और यहाँ पे मुशाखंद को आप देख रहे हैं जो कि कर्मनाशा पे बना हुआ है, चंदौली इसकी लोकेशन है। इसके बाद जिरगो को आपने देख ही लिया था कि ये मिर्जापुर में स्थित है। मौदहा डैम जो है ये बिरमा नदी पर बना है, नदी का नाम है बिरमा और ये ललितपुर में स्थित है। सुकमा डुकमा ये बेतवा पे बना है, ललितपुर इसकी लोकेशन है। चंद्रप्रभा जो है ये चंद्रप्रभा नदी पर ही बना है, चकिया चंदौली में इसकी लोकेशन है। कनहर डैम जो है वो कनहर नाम की नदी पर बना हुआ है, ज्यादातर नदी के नाम पे ही रखा जाता है, कभी कभी अपवाद हो जाता है। तो रॉबर्ट्सगंज जो सोनभद्र का है वहां पे ये स्थित है। अदवा जो है ये अदवा रिवर पर ही बना हुआ है, ये मिर्जापुर में है। और मेजा डैम जो है वो बेलन नदी पर बना है और ये निर्माणाधीन है, मिर्जापुर इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट यहां देखें पारीछा, पारीछा जो है वो बेतवा पर बना है, झांसी इसकी लोकेशन है। अर्जुन बांध जो है वो अर्जुन नदी पर बना है, महोबा इसकी अवस्थिति है। यहाँ अवस्थिति के हिसाब से आप देखें। झलारपुर जो है ये करदिया नदी पर बना हुआ है, महोबा इसकी स्थिति है। पथरी जो है वो पथराई और सुखनाई नाम की 2 नदियां हैं, उनके पानी को बांधकर बनाया गया है और इसकी जो लोकेशन है वो झांसी है। जामिनी जो है वो जामिनी नदी पर ही बना हुआ बांध है और गढ़वा जो है वो गढ़वा पर ही बना है। गढ़वा आपका चित्रकूट में पड़ता है और जामिनी जो है वो ललितपुर में पड़ता है। पेड कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। अब नीचे चलते हैं, देखिए प्रमुख वन्य जीव विहार जो है उसको देख लेते हैं। तो अपने प्रदेश में जो प्रमुख वन्य जीव विहार है, यहाँ पे जिला दिया है, स्थापना का समय दिया है। सबसे पहले तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है जो कि पूरे राज्य में पहला है, सबसे पहले यही स्थापित किया गया था। इसका जो लोकेशन है वो जिला चंदौली पड़ता है। समय इसका स्थापना का जो है वो 1957 का है, पुराना है ये। उसके बाद नंबर आता है किशनपुर का, अगला यहाँ देख रहे हैं आप, लखीमपुर खीरी इसकी लोकेशन है, 1972 का ये है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार जो है ये बहराइच में पड़ता है और 1975 का है। रानीपुर वन्य जीव विहार ये चित्रकूट का है और इसका जो समय है वो 1977 का है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये सबसे छोटा है, ललितपुर में इसकी लोकेशन है, 1977 का है। नेक्स्ट चंबल वन्य जीव विहार ये आगरा, इटावा और औरैया इसकी लोकेशन है, पूरा मतलब उतना फैला हुआ है, 1979 का है, 1979। इसके बाद कैमूर वन्य जीव विहार को आप देख रहे हैं जो कि कुछ यहाँ पे है, मिर्जापुर सोनभद्र में इसका विस्तार है, 1982 का है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये सबसे बड़ा है, साइज के हिसाब से देखें, आकार के हिसाब से तो सबसे विस्तृत है, बड़ा है और इसका विस्तार इतना ज्यादा है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर इन जिलों में ये फैला हुआ है, 1986 में स्थापित हुआ था।
इसके बाद सुहागी बरवा है, ये वन्यजीव विहार महाराजगंज में पड़ता है, 1987 का है। सुहेलवा जो है वो श्रावस्ती बलरामपुर में पड़ता है, 1988 का है। पीलीभीत जो है आपका पीलीभीत में ही पड़ता है, लोकेशन इसकी कहाँ पे है, पीलीभीत में है, 2014 का है ये। अब उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख पक्षी विहार हैं उनको भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये राज्य का पहला पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी है, और ये उन्नाव में पड़ती है, 1984 में स्थापित हुई थी। इसके बाद लाख बहोसी है जो कि सबसे बड़ा है। सबसे पहला कौन सा है, चंद्रशेखर आजाद जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो सबसे पुराना वाला है, और लाख बहोशी जो है वो सबसे बड़े आकार का है, ये कन्नौज में है, और इसका जो समय है वो 1988 का है। इसके बाद सांडी है, सांडी आपका हरदोई में है, ये 1990 में स्थापित हुआ था। नीचे देखिए बखीरा, बखीरा जो है ये संत कबीर नगर माने मगहर में पड़ता है, 1990 का ये भी है। ओखला पक्षी विहार ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में फैला है, 1990 का है। समन पक्षी विहार ये मैनपुरी का है, 1990। महोबा और हमीरपुर में फैला हुआ है विजय सागर, और ये भी 1990 का है, समय वही। पटना पक्षी विहार देखकर आप पाटलिपुत्र मत चले जाइएगा। ये जो पटना पक्षी विहार है ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है, और ये अपने ही प्रदेश में है, एटा में पड़ता है, ठीक है। और इसका जो समय है वो भी 1990। तो 1990 में कई सारे हैं, उनको आप देखकर याद कर सकते हैं। सुरहाताल, जिसका नाम असल में जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, सुरहाताल इसका मूल नाम है, प्राचीन नाम। ताल का मतलब क्या होता है, पानी का स्रोत, तो जो जलीय पक्षी है उनको ये ठिकाना देता है। तो सुरहाताल पक्षी विहार जो है ये आपका बलिया में है, 1991 का है। सुर सरोवर जो है ये आपका आगरा में है, इसमें से बहुत सारी जो है वो रामसर साइट है, तो उनको आप अलग करके देखते रहें। तो ये 1991 का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी देख लीजिए। तो देखिए, इसमें भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है ये बेंती कुंडा प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है वहां तक फैला हुआ है, और 2003 का ये स्थापित किया गया था। पार्वती अरंगा जो है ये गोंडा का है, और गोंडा में इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। अब यहाँ पर कुछ नगर और उनके जो उपनाम है वो दे रखे हैं। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज और अमरूद की नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, ये सारे नाम किसके रखे जाते हैं, प्रयागराज को कहा जाता है, ठीक है। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, ठीक है। तो मतलब जो सबसे बड़ा इसमें तीर्थ माना जाता है वो प्रयागराज को माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे तीर्थ स्थान है, चार धाम यात्रा अलग से है, और भारतवर्ष में पूरे तीर्थ ही तो बिखरे हुए हैं। लेकिन चूंकि कुंभ नगरी है ये, यहाँ पे अमृत कलश से छिटकी हुई बूंदें गिरी हुई थी जो कि अमृत देने में सक्षम है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये पुण्य स्थान है। तो ये काफी मान्यता प्राप्त है, तो इसके बहुत सारे नाम है। और अमरूद यहाँ का बहुत फेमस है, तो इसे अमरूद नगरी कहा जाता है। इसके बाद नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर कहा जाता है। रामपुरिया चाकू की एक वेराइटी का नाम ही पड़ गया है, तो ये रामपुर क्षेत्र है, रामपुर नगर का ही ये नाम है। इसके बाद है आंवला नगरी। आंवला नगरी के लिए प्रतापगढ़ को हम जानते हैं, ठीक, प्रयागराज का पड़ोसी जिला। आमों का नगर कहा जाता है मलिहाबाद को, और मलिहाबाद कहाँ पे है, तो लखनऊ में पड़ता है। लड्डुओं की नगरी है संडीला माने हरदोई। गोरखधाम, नाथ नगर, गीता प्रेस का नगर, ठीक है। धार्मिक नगरी, ये सब गोरखपुर को कहा जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर का ये बहुत फेमस है, धार्मिक पुस्तकों को एक वाजिब दाम में प्रकाशित करा के, ग्रंथबद्ध करा के सही शुद्ध तरीके से लोगों के सामने पेश करने का काम गीता प्रेस ने किया। और हनुमान प्रसाद पोद्दार का ये जो अमूल्य योगदान है इसको कोई नहीं भूल सकता है। बहुत मिनिमम प्राइस में लोग उपलब्ध कराते हैं, ये बड़ी बात आज के समय में भी। तो इसमें आप देखें ये गोरखधाम और नाथनगर, गोरक्षा पीठ वहां पे है। तो मठाधीश कौन है आप जानते हैं, गोरखपुर में ये सब है। सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी कहा जाता है फिरोजाबाद को, कांच का काम और चूड़ी बनाने का काम यहाँ पे होता है। इसके बाद है हाथरस, हींग और गुलाल दोनों के लिए जाना जाता है, तो गुलाल नगरी भी इसको कहते हैं। चर्म नगर कहा जाता है, उद्योग नगर कहा जाता है, पूर्वोत्तर का मतलब पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये सब कानपुर की उपाधियां हैं। छोटा दिल्ली कहा जाता है, उद्योग नगरी भी कहा जाता है गाजियाबाद को। कृष्ण नगरी पेड़ा का नगर कहा जाता है, भू बैकुंठ कहा जाता है। 12 वन का और 24 उपवन का क्षेत्र कहा जाता है, मतलब 12 वन, 24 उपवन और 5 पर्वतों का इलाका कहा जाता है। ये सारे नाम है मथुरा जिले के। उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है नोएडा को। अगर उद्योग ही दिखाने की चीज है तो शो विंडो नोएडा है, ठीक है। अगर उद्योग ही दिखाने की चीज है तो वास्तव में शो विंडो जो है वो नोएडा है। इसके बाद देखिए आप ताला नगरी, तो ताला नगरी जो है वो अलीगढ़ है। और रामनगर का मतलब वो रामनगर, आप उत्तर दिशा में मत चले जाइएगा, यहाँ अयोध्या की बात हो रही है, यहाँ उपनाम जो है उनकी चर्चा हो रही है। तो रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस की जन्मभूमि। भू वैकुंठ भी आपने देखा, मथुरा को भी कहते हैं। अवध, साकेत धाम, ये सारे जो नाम है ये किसके हैं, अयोध्या के हैं। सोनांचल कहा जाता है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है सोनभद्र को, ठीक। और भागवत कथा नगर कहा जाता है शुक्रताल को। बांस बरेली, सुरमा नगरी, ये सब बरेली को कहा जाता है, उसके उपनाम है। ये सब क्रम से आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान है नैमिषारण्य, ठीक है, नैमिषारण्य क्षेत्र का ये सब उपनाम है। नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ को कहा जाता है। कैंची की नगरी और क्रांति का नगर कहा जाता है मेरठ को। मेरठ की कैंची भी काफी अच्छी है, ठीक है। बुंदेली कश्मीर कहा जाता है चरखारी कस्बे को, जो कि महोबा में पड़ता है। और जैनी लोगों का काशी है हस्तिनापुर मेरठ का। मिनी खजुराहो कहा जाता है गणेश बाग को, जो कि करबी में है।
इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर सुगंध नगरी कहा जाता है कन्नौज को, यहाँ देख रहे हैं आप। पीतल नगरी और बर्तनों का इलाका कहा जाता है मुरादाबाद को। काशी की भगिनी लहुरी काशी, काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति का नगर, मुक्ति क्षेत्र, पंडों का नगर, घाटों का नगर और न जाने क्या क्या नाम है, ये सब वाराणसी के हैं। ठीक, वरुणा और असी दो नदियों के बीच का जो स्थान है उसको कहा गया वाराणसी। अभी असी नदी को अगर आप वाराणसी में खोजना चाहें तो वो सबसे दुर्गंध वाला इलाका है, वहां से गुजरेंगे ना तो लगेगा कि कोई बड़ा गटर खोल दिया गया है। अब वो नदी जो है वो गटर में तब्दील हो गई। ठीक है, इसके बाद धान का कटोरा कहते हैं चंदौली को। एक से एक बढ़कर एक जो चावल की वैरायटी है वो आपको यहाँ मिल जाएगी और उत्पादन भी अच्छा खासा होता है। इसके बाद सिराज हिंद और पूर्व का सिराज, मतलब मध्यकालीन जो समय था उस समय शिक्षा का केंद्र यानी अरबी फारसी पढ़ाने का जो केंद्र है वो जौनपुर में स्थापित हो गया था, तो इसे इसीलिए सिराज हिंद और पूर्व का सिराज, मध्यकालीन सरताज कहा जाता है ये जौनपुर। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख नगरों के जो प्राचीन नाम है वो दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो लक्ष्मणपुर या लखनपुर ये नाम था लखनऊ का, आज के समय में लखनऊ कहा जाता है। ब्रह्मसारिणी ये नाम है बरसाना का, प्राचीन नाम था ब्रह्मसारिणी, आज के समय में हम लोग कहते हैं बरसाना, मथुरा में पड़ता है। काशी और वाराणसी, हालांकि दोनों पुराने नाम है, काशी और वाराणसी जो है ना दोनों ही पुराने नाम है। ये इसमें से आप ये नहीं कह सकते कि ये एडवांस है, ये आज के समय में चल रहा है लेकिन ये भी प्राचीन। इसके बाद ब्रह्मवर्त जो आप देख रहे हैं ये पिठूर क्षेत्र कानपुर का जो है उसको कहा जाता था। कान्यकुब्ज नगर और महोदय श्री ये सब जो नाम है ये कन्नौज के हैं। दान तीर्थ कहा जाता था हस्तिनापुर को, मेरठ को। रामग्राम गोरक्षपुर जो है ये गोरखपुर का नाम था। शूकर क्षेत्र को आजकल कहा जाता है सोरो, कासगंज। कुशीनारा ये कुशीनगर का पुराना नाम है। सहेत महित और श्रावस्ती ये देखिए पुराना नाम लौट आया है, पहले सहेत महित बीच में कहा जाने लगा लेकिन इसका जो पुराना नाम था वो था श्रावस्ती, जो कि आज के समय में लौट आया है। अहिछत्र और कांपिल्य ये जो है ना, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं पांचाल नरेश का पूरा अधिकार क्षेत्र हुआ करता था, द्रौपदी यहीं की रहने वाली थी। तो अहिछत्र ये जो क्षेत्र है फिलहाल बरेली जो रामनगर वाला इलाका है उसमें आता है और कांपिल्य में पूरा फर्रुखाबाद कवर होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं मधुपुरी, तो मधु नाम का एक दैत्य था, उसी की बसाई हुई ये नगरी है और इसीलिए इसका नाम था मधुपुरी, बाद में पड़ गया मथुरा। और चंद्रवार या चंद्रनगर ये फिरोजाबाद, त्रेता युग में आप देखते हैं कि शत्रुघ्न जो है वो इसके दमन के लिए निकलते हैं भगवान राम का आशीर्वाद लेकर, और वो उस स्थान से होकर गुजरते हैं जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम रहता है और लवकुश का उसी समय जन्म हुआ रहता है। रामानंद सागर का जो रामायण है उसको देखिएगा तो उसमें वो प्रसंग दिखाई देता है ना, तो वो सही घटना है, मतलब सही कहानी है। तो मधुपुरी जो है वो मधु नाम के दैत्य के द्वारा बसाई हुई थी। मधु दैत्य का ये संहार करते हैं और फिर वहां पर शासन संभालते हैं। तो ये मथुरा क्षेत्र। इसके बाद चंद्रवार और चंद्रनगर ये दोनों नाम एक ही है। फिरोजाबाद क्षेत्र है उसका पुराना नाम दिया हुआ है। पिपरहवा जो क्षेत्र है ना ये कपिल वस्तु को कहा जाता है, सिद्धार्थनगर को। और हरिगढ़ कोइल या कोल जो क्षेत्र है ये अलीगढ़ का नाम है पुराना। अयाज्य यहाँ आप देख रहे हैं अयाज्यसा, ये अयोध्या धाम का पुराना नाम है, मतलब पहले इस नाम से जाना जाता था, अभी वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। कान्हपुर जो नाम है ये कानपुर का था पुराना, कान्हपुर नाम था, बाद में कानपुर हो गया। इसके बाद ऋषिपत्तनम, सिंहपुर जो ये शब्द हैं ये सारनाथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऋषिपत्तनम इसलिए क्योंकि ये पहले भी आपको बताया कि सुनसान स्थान हुआ करता था। ऋषि महर्षि यहाँ पे एकांत की वजह से ध्यान लगाने आते थे, तो इसीलिए नाम ही पड़ गया ऋषिपत्तनम। बाकी मृगदाव भी इसको कहा जाता था। इसके बाद बलवंत नगर झांसी का नाम और कानपुर तो आप देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए, यहाँ देखिए कृषि जलवायु अंचलों का जो विवरण है पूरे प्रदेश में वो दिया हुआ है। तो जोन का नाम दिया है, जलवायु वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, वहाँ का औसत तापमान कितना है, मतलब न्यूनतम और अधिकतम दोनों, औसत नहीं, और वर्षा हम देखेंगे मिलीमीटर में, औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही। तो तराई क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में हिमालय का गिरिपद वाला इलाका है वहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी है, वो उपोष्ण जलवायु है। वो जो जलवायु है वो उपोष्ण है। दोमट मिट्टी मिलती है, मटियार दोमट भी पाई जाती है। करीब वहां पर जो वर्षा, देखिए तराई क्षेत्र है तो वर्षा ज्यादा होगी, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है। तो 1015.4 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है, मतलब न्यूनतम में आप हिमालय का क्षेत्र है तो ठंडा इलाका भी वहाँ आप गेस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जहाँ नमी ज्यादा होती है वहां पे उमस होती है, तो उमस यहाँ ज्यादा समय रहती है। 41 से लेकर, मतलब 41 अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 1.5। इसके बाद पश्चिम मैदानी क्षेत्र जो है उसका उनका जलवायु प्रकार जो है वो उपोष्ण है। दोमट, मटियार दोमट और बलुई मिट्टी भी यहाँ पे मिलती है। 751.7 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। 43 अधिकतम तापमान है, 1.5 न्यूनतम है। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है ये भी उपोष्ण जलवायु वाला है। मिट्टी भी लगभग वही वैरायटी है, बलुई दोमट प्राप्त होती है। यहाँ थोड़ा सा वर्षा ज्यादा होती है, 1022.2 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। टेम्परेचर भी यहाँ तुलनात्मक रूप से थोड़ा ऊंचा है, 45 है, और न्यूनतम तापमान जो है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है, 4.5 कम से कम।
दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र जो कि नीचे दक्षिण की ओर आ जाता है, तो ये आधी सूखी जलवायु है, मतलब ऐसा कोई यहाँ पे बहुत नमी की मात्रा नहीं पाई जाती है, सूखापन है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अरावली क्षेत्र की दोमट, बलुई दोमट, ये सब मिट्टियाँ यहाँ पे मिलती हैं। 663.3 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ रिकॉर्ड की जाती है। 44 अधिकतम तापमान और 4 जो है वो न्यूनतम तापमान। इसके बाद मध्य मैदानी क्षेत्र है, समशीतोष्ण जलवायु वाला इलाका है। चिकनी दोमट, दोमट और बलुई दोमट तीनों प्रकार की वैरायटी यहाँ दोमट मिट्टी की मिलती है, उपजाऊ क्षेत्र होगा ही। और यहाँ जो वर्षा है वो ठीक ठाक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, मतलब 848.2 ठीक है मिलीमीटर में औसत वार्षिक वर्षा। तापमान 43 मैक्सिमम और मिनिमम अगर देखा जाए कम से कम तो 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आप बुंदेलखंड क्षेत्र को देख रहे हैं जो कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला है, सूखापन यहाँ ज्यादा है। यहाँ कांवर, राकर और पड़वा नाम की जो परेवा नाम की मिट्टी है वो पाई जाती है। अर्ध शुष्क मृदा भी पाई जाती है, जलवायु भी सूखी है और मिट्टी भी सूखी है। तो 876.1 के आसपास यहाँ पे मिलीमीटर में औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। यहाँ का तापमान ज्यादा है, 46 अधिकतम है और 5 न्यूनतम है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों को देख लेते हैं, समशीतोष्ण जलवायु वाले ये हैं। दोमट, मटियार दोमट, दियारा भाट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा बलुई दोमट पाई जाती है। और यहाँ वर्षा देखिए कितनी अच्छी खासी हो रही है, ये 1218.3 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तापमान यहाँ ठीक ठाक रहता है, 40 अधिकतम रहता है और 6 न्यूनतम रहता है डिग्री सेल्सियस में। पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है वो समशीतोष्ण जलवायु वाला है, दोनों की जलवायु लगभग एक जैसी है। यहाँ सिल्ट पाई जाती है, दोमट जो है वो सिल्ट के रूप में पाई जाती है, बाकी मटियार रूप भी उसका होता है। बलुई दोमट भी होती है जिसमें बालू की तादाद ज्यादा होती है। तो यहाँ जो वर्षा की मात्रा है वो अपेक्षाकृत उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के थोड़ी सी कम है। कितनी है? 1016 मिलीमीटर में औसत, और 42 यहाँ पे अधिकतम तापमान है, 5 न्यूनतम है। विंध्य क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मटियार दोमट यहाँ पे मिट्टी मिलती है, बलुई दोमट मिलती है, बलुई मिट्टी भी कहीं कहीं मिलती है। तो ये आपने देखा यहाँ जो वर्षा की मात्रा है वो 1134.1 मिलीमीटर है औसत वार्षिक वर्षा। 48 यहाँ पे अधिकतम तापमान है जो कि काफी उच्च है और 3 यहाँ पर न्यूनतम है। ठीक, तो ये आपने पूरा जो जलवायु क्षेत्र थे उनको देखा। वहां ये देखा कि वर्षा कितनी औसत हो रही थी। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र कितना उत्पादक है। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को हम देखने वाले हैं। तो एक तरफ जल विद्युत परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ नदी का नाम दिया है, साथ में वो किस स्थान पर है ये दिया हुआ है। इस तरीके से ये टेबल जो है ये 2 भाग में डिवाइड है, मतलब 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला जो इसका कंप्लीट पार्ट है वो इतना है और इधर वाला ये अलग है। तो पहले इधर वाले को देख लेते हैं। खारा जो जल विद्युत परियोजना है, खारा जल विद्युत परियोजना का नाम है, ये आसन नाम की नदी पर बनी हुई है और स्थान है सहारनपुर जिले के हिसाब से। माता टीला परियोजना भी आपने पीछे देखा है, बेतवा पे बनी है, ललितपुर इसका क्षेत्र है। निर्गजनी चित्रौरा, ये ऊपरी गंगा नहर परियोजना जो है ये गंगा पे ही बनी हुई है, लेकिन जो इसका इलाका है वो मुजफ्फरनगर है। सलवा भोला ऊपरी गंगा नहर परियोजना, जल विद्युत परियोजना जिससे कि पानी से बिजली बनाने का काम होता है, तो ये गंगा पे बनी हुई है और इसका जो इलाका है वो मेरठ है। ओबरा जो है ये तो रिहंद पे बनी ही है, मतलब नदी का नाम रिहंद है और सोनभद्र इसका क्षेत्र है। अब इधर आते हैं तो राजघाट को देख लीजिए। राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पर बनी है, ललितपुर इसका इलाका है। रिहंद जो है वो रिहंद पे ही बनेगी और कहाँ बन सकती है, तो सोनभद्र इसका क्षेत्र है। बेलका बाबेल ये पूर्वी यमुना नहर परियोजना जो है ये यमुना पे बनी है, सहारनपुर इलाका है। शीतला जो है ये बेतवा पे बनी है, झांसी इसका क्षेत्र है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने बहुत सारी चीजों को टेबुलर फॉर्म में और ऐसे भी मानचित्र इत्यादि के माध्यम से कवर किया है। अभी आगे जारी रहेगा। अभी हमें भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना है और कई सारी जानकारियां अभी इकट्ठी करनी है। तो इसमें इतना ही, और अभी के लिए नमस्कार।